हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम कल्चर की पीटी 365 को कर रहे थे। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज है हमारा पार्ट 2। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो आज हम बहुत सारी जगह पर घूमने जाएंगे, बट वो जो साइट्स घूमने जाएंगे वो ऐसी आलतू फालतू की साइट्स नहीं है, वो ऐसी साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कल्चर के पर्सपेक्टिव से। और साथ ही साथ में आज हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बट ऐसे ही ऐरा गैरा लोगों से नहीं मिलेंगे। आज हम मिलेंगे कई सारी फेमस पर्सनालिटी से। तो आज हमारा जो सेशन है इसका मेन मुद्दा है कि आज हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, एज वेल एज हमें देखना है जो फेमस पर्सनालिटीज़ अभी न्यूज़ में है, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में तो इतनी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो सबके बारे में तो पढ़ना इतना मुमकिन नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम जो लोग न्यूज़ में रहे उनको पढ़ेंगे पिछले 365 साल में, 65 दिनों में। ओके, अच्छा जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज़ साइक्लोपियन वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ विजिट करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोपियन वॉल, एक ब्यूटीफुल सी वॉल जो ये हमें दिख रही है यहाँ पर इमेज में। देखने से लग रहा है कि कई सारे स्टोन से बनी हुई है। चलो देख ही लेते हैं आखिर ये क्या है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बिहार की जो सरकार है उसने फिर से एक प्रपोजल भेजा है। किसको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये प्रपोजल का नाम सुनकर आप अपने किसी प्रपोजल को याद करने मत बैठ जाओ, राइट। यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने अपना एक प्रपोजल किसको दिया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। क्या बोला कि जो साइक्लोपियन वॉल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। मतलब क्या है कि इनका जो प्रपोजल है वो कोई शादी का प्रपोजल नहीं है। इनका प्रपोजल है, बिहार सरकार का प्रपोजल है कि ऐसा करो कि आप जो है इस साइक्लोपियन वॉल जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ। ठीक है, इसके लिए क्या किया है, इन्होंने प्रपोजल भेजा है और ये न्यूज़ से हमने पढ़ ली। बट अब ये जो साइक्लोपियन वॉल आखिर क्या है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, इसके फ़ोटो को हम नहीं छिपाएंगे, फ़ोटो हम ज़रूर देखते रहेंगे। ब्यूटीफुल सा फ़ोटो है इसका, तो देखना तो बनता ही है। ओके, चलो। अच्छा, ये जो साइक्लोपियन वॉल है अगर बात की जाए तो हमें देखने से लग रहा है ना कि ये किसकी बनी हुई है? स्टोन की बनी हुई है, राइट। तो ये 40 किलोमीटर लंबी स्टोन की वॉल है। बट खासियत ये है, अब आप बोलोगे मैम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? 40 किलोमीटर की, हम भी तो अपने आसपास के पत्थर उठाकर दीवार बना सकते हैं, फिर हम भी कहते हैं कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दो। नहीं, इसकी खासियत ये है कि 2500 साल पहले से भी ज़्यादा पुरानी है ये। ठीक है, अब 2500 साल पहले से हम तो नहीं है ना, हम इतने पुराने कहाँ हैं, राइट। हम में से आधे लोग तो 25 साल के भी नहीं हो सकते, राइट। 25 साल के भी नहीं हुए होंगे अभी। तो मतलब क्या है कि हम तो 25 साल के भी नहीं, और ये तो 2500 साल पुरानी है, राइट। तो साइक्लोपियन वॉल क्या है? 40 किलोमीटर लंबी एक स्टोन की वॉल है, बट खासियत ये है कि ये 2500 साल पुरानी है। ठीक है, और जो हमारी बिहार है, हमारे इंडिया में बिहार, वहाँ पर हमको पता है एक फेमस जगह है राजगीर। ठीक है, अब ये राजगीर जगह जो है ये बहुत हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। तो इस जो सिटी है, ये राजगीर सिटी है, इसको ये सराउंड करती है। ठीक है, इसने क्या किया है, उस जो हमारी राजगीर सिटी है इसको ये सराउंड कर रही है, उसको सर्कल कर रही है। अच्छा जी, राजगीर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? राजगीर इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो किंग बिम्बिसार हैं, ठीक है, और अजातशत्रु हैं, इनकी क्या है, ये कैपिटल सिटी है। ठीक है, किंग बिम्बिसार और अजातशत्रु, इनके नाम तो हिस्ट्री में सुने ही होंगे आपने, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली है ना, तो उसमें आपने सुना होगा कि बिम्बिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे। तो ये आप पहले तो ये बता दो कि ये जो तीनों किंग के नाम आपने पढ़े ये कौन सी डायनेस्टी, कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, राइट। इतना बताओ अच्छा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। अच्छा, तो ये जो बिम्बिसार हैं, अजातशत्रु हैं, इनकी ये कैपिटल सिटी है राजगीर, उसी को सराउंड कर रही है हमारी ये साइक्लोपियन वॉल। ठीक है, प्री मॉडर्न एरा में बनी हुई है, 3rd सेंचुरी BC से भी ये पहले बनी हुई है, और किंग जरासंध ने इसको बनाया। ठीक है, जरासंध जो है उन्होंने इसको बनाया था। जरासंध कौन है? तो जो बृहद्रथ जो डायनेस्टी है उसके सेकंड रूलर थे, जिससे कि अब ये बनाई क्यों, अब तो हम अपने घर की ही बात करते हैं, हम अपने घर में दीवार क्यों बना रहे हैं? दीवार इसलिए बना रहे हैं कि भाई कोई बाहर से, कोई एनिमल, कोई चोर, ये सारी चीज़ें ना आ सके। ठीक है, बाहर का कोई भी अटैक ना हो सके हम पर, हम अपने घर पर सेफ फील कर सके। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं भाई, घर में दीवार बनाते हैं, राइट। तो फिर हम तो अपने घर में सेफ रहने की बात कर रहे हैं, ये तो राजा हैं तो ये अपने पूरे राज्य को बचाने की बात करेंगे, इसीलिए इन्होंने ये दीवार बनाई है कि जो एक्सटर्नल
इन्वेडर्स है, एनिमीज़ है, वो इनकी जो अंदर सिटी के अंदर ना आ सके, ठीक है। साइक्लोपियन मशीनरी जो है पूरी दुनिया भर में, साइक्लोपियन मशीनरी की ये सबसे पुराने जो कई सारी आपकी इमारतें हैं उनमें से एक ये भी है साइक्लोपियन मशीनरी। अब ये क्या होता है इसको भी समझते हैं कि साइक्लोपियन मशीनरी आखिर क्या होता है। तो ये जो टर्म है ना ये हमारी नहीं है, हमने अब देखो नाम से पता चला साइक्लोपियन, राइट। अब साइक्लोपियन हमारी इंडिया का टर्म तो लग ही नहीं रही है, राइट। हमारी इंडिया में तो अलग टर्म्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स होते हैं हमारी इंडिया की जो टर्म्स है, जैसे कि हमारे इंडिया में होती है ताजमहल है, चलो मान लेते हैं ये इंडिया का है, इंडिया का ही नाम है, ठीक है। और हम क्या मान सकते हैं, हमारी इंडिया में है मथुरा है, आगरा है, राइट, ऐसे नाम होते हैं ना। तो अब ये साइक्लोपियन ये कैसा नाम है, ये तो इंडिया का नहीं लग रहा है, राइट। तो साइक्लोपियन मशीनरी जो है ये ग्रीक का टर्म है, ठीक है, ग्रीक्स ने ये टर्म दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी मेगालिथिक अगर आर्किटेक्चर है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, वो आर्किटेक्चर कोई भी इमारत है, कोई भी चीज़ अगर बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है जिसमें सीमेंट का मोर्टार का यूज़ नहीं हुआ है और ज़्यादातर किलाबंदी करने के लिए, फोर्टिफिकेशन करने के लिए अगर ये इमारत बनाई गई है तो इसको हमने नाम दिया साइक्लोपियन मशीनरी। हमने मीन्स ग्रीक्स ने, हमने नहीं दिया, हमारे नाम तो अच्छे अच्छे होते, राइट। ये थोड़ा अंग्रेजी नाम सा नहीं लग रहा है, तो ये दिया है ग्रीक्स ने, ठीक है। अच्छा, अब ये माना जाता है कि जो साइक्लोपियन वॉल है राजगीर में ये रोमन अम्पायर के फ्रंटियर्स की तरह लगती है, ठीक है। जो कि जैसे अब जो रोमन अम्पायर है उसके जो फ्रंटियर्स थे, फ्रंटियर्स जैसे होता है ना, बाउंड्रीज होती है, तो वो कहाँ पर रन करती थी, जर्मनी, यूके, नदर्न आयरलैंड, ठीक है। तो अब ये जो आपका फ्रंटियर्स हैं रोमन अम्पायर के, इसको तो लिस्ट में ऐड कर लिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 1987 में ही ऐड कर लिया, लेकिन हमारे इंडिया में भी तो ऐसा ही फ्रंटियर देखने को मिल रहा है और उसको नाम दिया है साइक्लोपियन वॉल। तो इसको क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, सेम काम ये भी कर रहा है, वैसा ही ये भी दिख रहा है, तो इसको भी ऐड करो, ये बात यहाँ पर रखी गई है। समझ में आया। अच्छा जी, अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें नॉमिनेशन होता कैसे है, ये समझने की चीज़ है, राइट, कि आखिर हम नॉमिनेशन कैसे करेंगे। तो देखो पहले होती है टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट में हमने कल भी पढ़ा था कि कई सारी इमारतें हैं इंडिया की जिनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट क्या है, जो कंट्री है वो अपने आप से क्या करती है, एक इन्वेंट्री बनाती है कि भाई हमारी इंडिया में कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं। अभी कराना नहीं है, अभी ये हो नहीं जाएगा, बट हम चाहते हैं कि हाँ ये ऐड हो जाए, तो उसकी लिस्ट को हम बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। अच्छा, अब नॉमिनेशन हम करते हैं, उसके बाद में टेंटेटिव लिस्ट जो है उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें से किसी प्रॉपर्टी का नाम हम उठाएंगे और नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट में इसका हम नाम भेज देंगे कि ये हम नॉमिनेट करते हैं, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कीजिए। फिर एक एडवाइजरी बॉडी आएगी, ठीक है, बहुत सारी टीम्स आएंगी, वो क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये ऐसा इन्होंने नॉमिनेट किया है तो ये क्या ये सच में वर्ल्ड हेरिटेज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, जांच पड़ताल सारी करेंगी। उसके बाद में सारी जांच पड़ताल हो गई है, फिर क्या होगा, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, ये साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी कि नहीं। अगर उन्होंने कह दिया बनेगी तो फिर टेंशन की बात नहीं है, हमारी जो साइट है जो हमने नॉमिनेट की है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगी। अच्छा, अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम ये टैग दे रहे हैं इसका मतलब है क्या, ठीक है। इसका मतलब है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है तो वहाँ पर हम सब, हमारा मन होता है ना कि अच्छा पता नहीं ऐसा क्या था उस जगह पर कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, चलो चलकर देखा ही जाए कि आखिर इसमें है क्या ऐसा कि यूनेस्को, पूरी यूनेस्को उठकर आई, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है। इतनी टीम आई थी, उन्होंने इसको देखा, जांच पड़ताल किया, उसके बाद में इसको घोषित भी कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आखिर इसमें ऐसा क्या है, चलो देखा जाए। तो हम सब भी जाएंगे, देख कर आएंगे उस मॉन्यूमेंट को। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग यही सोचेंगे कि पूरी वर्ल्ड की ये हेरिटेज है तो हमारी भी हेरिटेज है, हमको भी देखना चाहिए, और वो लोग भी आएंगे। इसका मतलब टूरिज्म हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब टूरिस्ट आएंगे तो भाई पैसा भी तो खर्च करेंगे ना, हम घूमने घामने जाते हैं तो वहाँ पर कोई आपका जो सामान है वो बिक रहा होता है, हमें देखने का अच्छा लगता है तो हम वो खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, रहने के लिए होटल वोटल देखते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि पैसा वैसा भी बहुत सारा, इकोनॉमिक जो है वो बढ़ती है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, लोग सामान बेचने लगते हैं और दूसरे खरीदने लगते हैं। जैसे अब हम गए, ठीक है, अब हम गए कोई मॉन्यूमेंट देखा, लेकिन अब भाई पूरा दिन उसमें चला गया कि देख रहे हैं तो हमें लगेगी प्यास, हम कहेंगे भाई पानी की बोतल कहीं मिल जाए। फिर हमें लगेगा कि अरे यार यहाँ पर घूमने घामने आए, कुछ खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। अब खाएंगे पिएंगे कहाँ से, जब कोई बेच रहा होगा, फिर वहाँ पर लोग बेचना स्टार्ट करेंगे, हम खरीदेंगे, पैसा देंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ पर हो जाएगी।
साथ ही साथ में लोग जो हैं उनको ये समझ आएगा कि अरे ये हमारी धरोहर है, इसको हमें आप संभाल कर रखना है, इसकी हमें रक्षा करनी है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। लोग जो हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकती है कि ये जो जगह है इसको और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो पैसा वैसा भी मिल सकता है थोड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो जेनेवा कन्वेंशन है जो बोलता है कि वॉर में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो कन्वेंशन भी यहाँ पर लागू हो जाएगी और ये जो हेरिटेज साइट है ये इसको को फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब यूनेस्को आखिर ये है क्या, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को एक यूएन की ही एजेंसी है, 1945 में बनी है। इसका काम है कि ये क्या करे कि पीस है, सिक्योरिटी है, इसको बनाए रखे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेट करेगी, एजुकेशन को इम्प्रूव करेगी, साइंस है, कल्चर है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन, इन सबको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी ये जो एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ है भाई, फ्रांस में है, ठीक है। मेंबरशिप की बात करें तो 195 कंट्रीज इसकी मेंबर है, साथ ही साथ में 8 एसोसिएट मेंबर्स भी इसके हैं, ठीक है। इसमें एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको हेड करते हैं डीजी, जो कि इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं वो डीजी के ही रहते हैं। अवार्ड, ये 2 अवार्ड देते हैं, एक है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स, ठीक है, जो हमने बिल्कुल ये अवार्ड तो हमने कल ही पढ़ा है, अगर आपको याद हो, राइट। कल वाला जो हमारा सेशन था पार्ट 1 था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी इंडिया की जो आपकी क्या था, एक स्टेप बेल था ना, एक स्टेप बेल था, उसको ये क्या मिला है, कुतुब शाही जो आर्किटेक्चर है उसको ये मेरिट जो यूनेस्को अवार्ड फॉर मेरिट मिला था, है ना। तो ये हमने पढ़ा ही था, तो एक ही अवार्ड देता है। दूसरा है यूनेस्को फेलिक्स हाउसेट वाइजोनी पीस प्राइज़ भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूनेस्को मेंबर स्टेट्स जो हैं वो ऐसे 3 ऐसे मेंबर हैं जो कि यूनेस्को के तो मेंबर हैं बट वो यूएन के मेंबर नहीं हैं। आपको याद रखना है कौन कौन, तो कुक आइलैंड्स, न्यू एंड पैलेस्टीन, ये 3 ऐसे मेंबर्स हैं जो यूनेस्को के मेंबर हैं बट दे आर नॉट मेंबर ऑफ यूएन, ओके। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बिहार में कुछ हैं भी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो साइक्लोपियन वॉल है इसको भी बना दो, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑलरेडी नहीं है, भाई है, हमारे पास में ऑलरेडी भी कुछ साइट्स हैं। जैसे कि पहली है नालंदा महाविहार, ठीक है, 2002 में ही ये जो जगह है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। अभी जो नालंदा महाविहार है इसको फाउंड किया था कुमार गुप्त ने, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के एक किंग है कुमार गुप्त, उन्होंने अर्ली 5th सेंचुरी में ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। 600 साल तक ये फ्लरिश करी थी, 12th सेंचुरी तक ये बिल्कुल फ्लरिश करती रही। इसमें पढ़ाई भी होती थी, इसमें लोग भी थे, इसमें पढ़ाने वाले थे, पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छी ये चल रहा था सारा काम 600 सालों तक, ठीक है। तो आम बात नहीं है, बहुत लंबा समय है, ओके। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया। तो अभी इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर इसको घोषित किया है हमारी सरकार ने, ठीक है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2002 में इसको भी लिस्ट किया गया है। ये साइट वो साइट है जहाँ पर हमारे जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनको इनलाइटनमेंट हुआ था, ठीक है। उनको क्या हुआ था, इनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये वो जगह है, ठीक है। ओरिजिनली अशोक जो हैं हमारे मौर्यन एम्परर अशोक, उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन बाद में गुप्ता पीरियड में भी इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। अभी जो टेम्पल है ये 5th 6th सेंचुरी में बना हुआ है। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ भी है, उसको भी हम देखते हुए चलते हैं। तो अभी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि जो मोहनजोदड़ो है इसको हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हम इसको उस लिस्ट से रिमूव कर देंगे, ऐसी हमें वार्निंग मिल चुकी है। 2021 की बात करें तो जो लिवरपूल है ये ऐसी तीसरी लोकेशन थी जिसको इस लिस्ट से हटा दिया गया था। तो आप ये मत सोचो कि अगर इस लिस्ट में हमारा नाम ऐड हो गया तो कभी भी रिमूव नहीं हो सकता, भाई रिमूव हो सकता है। 3 साइट्स की ऑलरेडी नाम जो है वो रिमूव हो चुके हैं और हमारी जो मोहनजोदड़ो है इसको भी वार्निंग मिल चुकी है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसको पहले ये टैग मिला था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बट इनका नाम रिमूव कर दिया गया है। तो पहली है अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी जो कि ओमान में मिलती है, 2007 में इसका नाम हटा दिया गया। फिर एल्वे वैली ड्रेसडेन में है जर्मनी में, 2009 में इसका भी नाम हटाया गया। और हमारे 2021 में जो लिवरपूल है इसका भी नाम हटाया गया है,
ठीक है। अब आखिर ये नाम हटता कैसे, अभी हमने देखा था कि नॉमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, तो वो तो हमने पूरी प्रोसीजर देखी थी कि कैसे एक जो साइट है उसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नाम उसका दर्ज कराते हैं। पर अगर हमें नाम हटाना हो, नाम हटता कैसे है, तो जब साइट जो है यूनेस्को के प्रोटोकॉल जो हैं उनका पालन नहीं करती, वार्निंग मिल चुकी है और वार्निंग के बावजूद भी कोई भी उसमें उस साइट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब क्या होता है कि वो जो साइट है पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में उसका नाम रखा जाता है, और जब वो तब भी उसमें कुछ आपने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। पहले क्या होता है, पहले वार्निंग मिलती है, फिर डेंजर वाली लिस्ट में रखा जाता है, और उसके बाद में अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, हटाओ इसको, ठीक है, डीलिस्टिंग हो जाती है। पहला टॉपिक बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा आयरन एज। आयरन एज तो वैसे हम अगर बात करें तो हम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते ही हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में कई सारी एज हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टोन एज पढ़ते हैं, ब्रोंज एज पढ़ते हैं, आयरन एज पढ़ते हैं। तो आयरन एज यहाँ पर न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है ये देखते हैं। तो अभी क्या हुई है कि हमें जो मैला दम्परई तमिलनाडु में एक प्लेस है, वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली थी, उन चीज़ों की गई कार्बन डेटिंग, ठीक है। अब जो कार्बन डेटिंग की गई ना, तो हमें पता चला कि ये जो आयरन है ना, आयरन का यूज़ इंडिया में 4200 साल पहले से ही हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें पता चली पहले, क्योंकि हमें लगता है कि आयरन का यूज़ जो है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, ब्रोंज एज जो है उसके बाद में ही आयरन आया, जब वैदिक पीरियड चल रहा था तभी आयरन के बारे में पता चला, उससे पहले पता नहीं था। बट जब यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन हुई और जो चीज़ें मिली तमिलनाडु की मैलादम्परी की इस जो जगह है वहाँ से जो चीज़ें मिली उसकी हमने कार्बन डेटिंग की, और पता चला कि ये जो आयरन यूज़ हो रहा है ना, ये वैदिक पीरियड का नहीं है भाई, ये तो और पुराना है, 4200 साल पुराना है। अच्छा जी, और क्या क्या पता चला, चलो देखते हैं। तो जो भी आयरन मिला है या आयरन की जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी अभी हमने अनअर्थ की हैं, खुदाई करके इनको निकाला है, तो पता चला है कि ये 2172 BC से 1615 BC, ठीक है, 1615 BC तक का ये आयरन है, ठीक है, ओके। और क्या पता चला, तो जो मैला दम्परई है एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पर कल्चरल मटेरियल हमें मिलता है, माइक्रोलिथिक चीज़ें मिलती हैं और अर्ली हिस्टोरिक चीज़ें मिलती हैं। कल्चरल आइटम्स ने ये रिवील किया है कि जो साइट है ये नियोलिथिक पीरियड से सर्वाइव कर रही है, ठीक है, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो साइट है, ये मैला दम्परई जो जगह है, ये कोई नई जगह नहीं है, ये बहुत 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 ही पुरानी जगह है, राइट। ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पर माइक्रोलिथिक टाइम से ही चीज़ें मिलनी शुरू हुई। ये जो जगह है यहाँ पर लोग माइक्रोलिथिक टाइम से ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो माइक्रोलिथिक एज की भी मिल रही हैं, नियोलिथिक एज की भी मिल रही हैं, आयरन एज की मिल रही हैं, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड और जो हिस्टोरिक पीरियड है, हर टाइम की चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा, अब जो अगर मेजर पीरियड्स की बात करें तो लोअर पैलेयोलिथिक, मिडल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक, तीन तो आपको ये पैलेयोलिथिक एज आपको पता ही होंगी। उसके बाद मीजोलिथिक आया था, फिर नियोलिथिक आया था। नियोलिथिक आया था तब हमारा एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, जानवरों को हमने पालना शुरू किया था। चारकोलिथिक में हमने कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल। फिर हड़प्पा में हमने क्या करा था कि हमने यहाँ पर ब्रोंज का यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर आयरन एज हमने देखा था कि वैदिक पीरियड में आयरन एज आया, फिर अर्ली हिस्टोरिक आ गया। अच्छा, जो आयरन है, कहाँ पर आयरन कब स्टार्ट हुआ, ये बात अगर हम करें, इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जब आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ तभी कन्याकुमारी में स्टार्ट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं पर कभी ऐसे इस तरीके से आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था। सबसे पुराना अगर हम बात करें तो सबसे पुराना है तमिलनाडु का मैलादम्परी, जो अभी हमें न्यूज़ में पता चला कि ये तो बहुत पुराना आयरन है। तो 2172 BC से 1615 BC तक का जो टाइम पीरियड है, तभी यहीं पर आयरन स्टार्ट हो गया था कि आयरन का यूज़ इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बात करें तो है जो नॉर्थ कर्नाटका का ब्रह्मागिरी जगह है और मल्हार जो जगह है वाराणसी के पास में, यहाँ पर 1900 से 2000 BC में आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर है जगह देखो, वाराणसी की मल्हार जगह है, और जो ब्रह्मागिरी जगह है नॉर्थ कर्नाटका की, ठीक है।
मिड गंगा वैली में क्या हुआ, 1700 से 1800 बीसी में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया। फिर कर्नाटका के बुक्का सागर जगह पर 1530 बीसी में स्टार्ट हुआ कि आयरन यूज़ करते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में ही जो आपकी मंगाडू जगह है वहाँ पर 1500 बीसी में आयरन का स्टार्ट हुआ यूज़। और राजस्थान की जो आहर जगह है वहाँ पर 1300 बीसी में जाकर आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था। अच्छा, जो नियोलिथिक पीरियड है तमिलनाडु का, ये कब स्टार्ट हुआ? नियोलिथिक पीरियड जो है तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है 2200 बीसी से भी पहले। हमें जो भी 25 सेंटीमीटर नीचे जो डिपॉजिट मिले हैं उससे ये बात पता चली। ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी है, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया है? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लेट नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। आयरन एज से भी पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। अच्छा जी, अभी जो डिस्कवरी हुई है ना, इससे पहले क्या माना जाता था? इससे पहले माना जाता था कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो आयरन यूज़ हुई है वो 1500 बीसी से पहले यूज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर माना ये जाता था कि तमिलनाडु में आयरन 1500 बीसी के जो टाइम पीरियड चल रहा था तब से ही आयरन पता चली, उससे पहले पता नहीं थी। बट अब हमें पता चला कि भैया 2100 का जो 2100 बीसी का टाइम जो है तभी से हमें आयरन का पता था, मतलब बहुत पहले से ही पता था। अब से अगर बात करें तो 4200 साल पहले से ही हमें पता था कि भाई लोहा की जैसा भी कुछ होता है, लोहा भी कुछ है, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग है ना, इसका हमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा ही। हाँ जी, सिग्निफिकेंस ये है कि आयरन एज जो आपकी टाइमलाइन है वो फिर से रिवाइज हुई है, ठीक है। माना जाता है कि 2000 बीसी में ही आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन नहीं पता था, हमें वैदिक पीरियड में आयरन का पता चला है। बट अब हमें पता चला है कि भले ही आईवीसी में पता ना हो आयरन का, लेकिन उससे पहले ही जो आपकी सदर्न पार्ट है, क्योंकि हड़प्पा और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये तो आपकी नदर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया के की जगह पर लोकेशन पर है ना, तो वहाँ पर भले ही आयरन का पता ना हो, बट जो आपकी सदर्न इंडिया है, तमिलनाडु है या इसके महिला दंपरी में तो 4200 साल पहले ही आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि जो मेटल है इसका यूज़ हो रहा है इंडियन सिविलाइजेशन में, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या रेलिवेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो मेटल से हो, मेटल अगर हमारे पास नहीं होंगे तो बहुत ज़िंदगी के बहुत सारी जगह बहुत सारे काम रुक जाएंगे, राइट। जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर हम लकड़ी से काम कर रहे हैं, अब जैसे आपने कभी वो की है, प्लांटिंग की है, तो क्या होता है, प्लांटिंग अगर हम कर रहे हैं और अगर हम एक लकड़ी लेकर बैठे हैं और कुछ अगर हम आयरन की कोई आपकी चीज़ लेकर बैठते हैं और हमें मिट्टी हटानी हो तो हम किससे जल्दी हटाएंगे? हमें अगर मिट्टी हटानी है तो हम लकड़ी से अगर गड्ढा करते रहेंगे तो बहुत देर में होगा, बट अगर हम कोई आयरन की कोई आपका टूल है उससे अगर हम हटा रहे हैं तो बहुत जल्दी हटती है, राइट। ऐसे अगर मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है, समझ लो आपने बहुत ही दिनों से बहुत महीनों से पानी नहीं लगाया, किसी एक पॉट में मिट्टी है सिर्फ, तो आप क्या करेंगे, उसमें गड्ढा करेंगे और लकड़ी से करते रहेंगे तो हो सकता है कि लकड़ी टूट जाए बट गड्ढा ना हो। बट अगर आप किसी आयरन के टूल से करेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो मतलब क्या, एग्रीकल्चर में ये तो अभी हमने बात की थी, इससे प्लांटिंग के अपने घर में एक पौधा लगाना है, और जब हमें एग्रीकल्चर कॉमर्शियल लेवल पर करना है तब हमें मेटल तो चाहिए होगा ना, लकड़ी से कब तक करते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी हमें मेटल की वजह से काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिखी है। अच्छा, जो कॉपर का यूज़ हुआ है, जब कॉपर का टाइम चल रहा था तब सोसाइटी कैसी थी? तो कॉपर जो है आईवीसी में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, हमने देखा ना कि ब्रॉन्ज के कई सारे स्टैचू देखने को मिलते हैं। लेकिन आईवीसी जो है, आईवीसी मीन्स जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस टाइम पर आयरन नहीं पता था, राइट। अच्छा जी, आप ये बताओ कि क्या आईवीसी के टाइम पर काऊ के बारे में पता था उन्हें, क्या लॉइन के बारे में पता था? चलो, आपको ये काम है, आपको बताना है कि क्या इनको ये पता था कि काऊ भी कुछ होता है, कि लॉइन भी कुछ होता है। नेक्स्ट है कि जो यूज़फुल टूल्स हैं वो कॉपर से बने थे और वो ब्रिटल थे। मतलब कॉपर का, आप जैसे तांबे की कोई चीज़ है ना, तो तांबे का आप देखते हैं ना कि अगर आप उसको बहुत ही हार्डली अगर मोड़ दें तो टूट जाता है, ठीक है। और आयरन जो इतनी जल्दी नहीं टूटता, आयरन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कॉपर जो टेक्नोलॉजिकल और मास एक्सप्लॉयटेशन के लिए अवेलेबल नहीं था, तो कई सारी जगह ऐसी थी वो स्टोन एज में ही रह रही थी, ठीक है, वो उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, स्टोन एज में ही वो रह रही थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ राखी गढ़ी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक है? राखी गढ़ी, ठीक है।
अच्छा, अब ये राखी गढ़ी भी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड एक साइट है। अभी हुआ क्या है, तो एग्जीक्यूशन किए गए हैं, खुदाई हुई है हड़प्पन साइट राखी गढ़ी में, ठीक है। हरियाणा के हिसार में ये राखी गढ़ी है और ये एक हड़प्पन साइट है। तो यहाँ पर जब खुदाई की गई तो पता चला कि जो कुछ घर हैं, कुछ गली हैं, कुछ ड्रेनेज सिस्टम है, उनका स्ट्रक्चर हमको पता चला है, ठीक है। कि राखी गढ़ी में भाई लोग रहेंगे तो उनका घर भी तो हुआ होगा ना, तो उनका घर कैसा है, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, वहाँ की जो नाले नालियाँ ये सब कैसी हैं, ये सब हमें पता चला है, उसका स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब ये राखी गढ़ी ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे हम अपने आसपास की पहले बात करते हैं, हड़प्पन में तो बाद में जाएंगे। आसपास अपना जो भी घर है, ठीक है, उसके आसपास हम जहाँ भी रह रहे हो, बहुत ही बड़ी किसी सिटी में रह रहे हो या बिल्कुल छोटे से छोटे गांव में रह रहे हो, बट आसपास कुछ गांव देखने को मिलते हैं, कुछ कस्बे देखने को मिलते हैं, कुछ गली मोहल्ले देखने को मिलते हैं, और कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ भी आसपास हमें मिलती हैं, ठीक है। अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर के आसपास कुछ तो बड़ी कोई सिटी और भी होती है ना। तो ऐसे ही मतलब हमारे आसपास क्या है, हमारे सिविलाइजेशन में हमें सारी चीज़ देखने को मिल रही, तो हड़प्पा में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े टाउनशिप्स भी मिले थे और कुछ विलेज भी मिले थे। अगर टाउनशिप्स की बात करें, जो बड़ी जो सिटी लेवल पर कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट्स थे, उसमें 5 ऐसी हमें जगह मिली थी जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़े बड़े टाउन थे, ठीक है। तो इसमें एक तो राखी गढ़ी हो गया, ये भी एक टाउन था, बड़ा टाउन था। और क्या क्या थे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन दोनों के नाम भी हमने सुने हैं, तो 3 हो गए। एक था आपका गनवेरी वाला, ये पाकिस्तान में से, इसका नाम हो सकता है कि आपने इतना ना सुना हो, पर ढोलावीरा का नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो 5 जगह हैं, इनको हम बड़े बड़े टाउन बोलते थे। ये कहाँ के टाउन है भाई, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन हैं, ठीक है। अब ये जो राखी गढ़ी है ना, ये हड़प्पा के मैच्योर फेज को शो करता है। अब जैसे आपको पता हो कि हड़प्पा के कई सारे फेज थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई फेजेस थे, राइट। आपने अगर देखा हो, थोड़ा सा भी नोटिस किया हो, तो जो कई सारे फेजेस थे कि अर्ली हड़प्पा था, लेटर था, मैच्योर था, लेटर था, ठीक है। तो ये मैच्योर वाले फेज को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लान्ड टाउनशिप था, मड ब्रिक का यूज़ हो रहा था, साथ ही साथ में जो आपकी जैसे एक तो कच्ची ईंट होती है, राइट, सिर्फ मिट्टी की बनी हुई, एक होती है अगर हम उसको बर्न करते हैं, फिर जो लाल कलर की ईंट बनकर आती है ना, तो वो उस वाली ईंट का भी इसमें यूज़ हुआ है। तो जो घर बने हैं काफ़ी प्लान्ड बने हैं, ठीक है, प्लानिंग के साथ में बने हैं, ईंटों का यूज़ हुआ है, बर्न और कच्ची दोनों ही ईंटें इसमें यूज़ हो रही हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी है। इनफैक्ट इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जितना हमारे आसपास भी नहीं है। इवन बारिश होती है तो कई बार हम देखते हैं कि नालियाँ भर गई हैं, कि सड़क पर पानी बह रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हम आज भी जो है फेस करते हैं, बट उस टाइम पर बहुत ही वीआईपी लेवल का ड्रेनेज सिस्टम था। एनिमल सेक्रीफिशियल पिट भी है, ठीक है, मड ब्रिक जो है उसकी लाइनिंग करी हुई है एनिमल सेक्रीफिशियल पिट में। एक ट्रैंगुलर और रेगुलर फायर ऑल्टर भी है मड फ्लोर पर, ये भी एग्जीक्यूट किए गए हैं। क्या कि मतलब आग वाग जलाने का भी पूरा इंतजाम है। एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो वो भी जगह यहाँ पर बनी हुई है, और उस जगह को मड ब्रिक्स से क्या किया है, जैसे लाइनिंग कर दी है। सब लोग देखते हैं ना कि अब कुछ बना रहे फिर ईंटें उसके ऊपर से बिछा देते हैं, तो वही यहाँ पर भी किया गया है। अच्छा, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, तो मोहनजोदड़ो जो है उसको, उसकी डिस्कवरी को क्या हो चुका है कि अभी 100 साल हो चुके हैं। जब हमें मोहनजोदड़ो पहली बार मिली थी, तो उसकी डिस्कवरी को अभी क्या हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं। ये जो है, ये पहली बार जो आपके R.K. बनर्जी हैं, R.D. बनर्जी, उन्होंने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। तो अभी 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं। ये R.D. बनर्जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे। इन्होंने प्राचीन प्राचीन मुद्रा को पब्लिश किया था 1914 में। ये क्या थी, स्टडी ऑफ कॉइन्स पर एक बुक थी, ठीक है। कई सारे मोनोग्राफ्स और बुक्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, नॉवेल्स लिखी हैं बंगाली और इंग्लिश में। ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के एक टीचर थे, और ये कल्चर को भी पढ़ाते थे आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जो हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में और बात करें तो ये साउथ एशिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। ना केवल हमारी इंडिया की, बल्कि पूरी साउथ एशिया की एंशियंट सिविलाइजेशन है। क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो मेसोपोटामिया, ठीक है, और चाइना, ये कुछ सिविलाइजेशन जो है उस टाइम पर भी फ्लरिश कर रही थी। कॉमनली इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं।
अभी जो हमने ये खुदाई की है तो इसकी कुछ की फाइंडिंग्स क्या क्या मिली हैं ये देखते हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद में कुछ हमें पता भी तो चला होगा। हाँ जी, पता चला है। हमें स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, स्केलेटन्स मिले हैं 2 वीमन के, 2 औरतें हैं जिनके स्केलेटन हमें मिले हैं और माना जाता है कि 5000 साल पुराने स्केलेटन हैं, ठीक है। इन्हीं के आसपास जो इनकी जो स्केलेटन है उसके आसपास हमें पॉट्स मिले हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इनके साथ में ही ब्यूरी किए गए होंगे ऐसा माना जाता है। माना ये जाता है कि जब इनको दफनाया गया होगा तो इनके साथ में ये पॉट्स और ये आर्टिफैक्ट्स भी रखे गए होंगे। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स क्या क्या मिले हैं तो स्टेटाइट की हमें सील मिली हैं, टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं, टेराकोटा की अनबेक्ड सीलिंग मिली है, ठीक है। और ये जो सीलिंग है इसके ऊपर हमें हाथी बने हुए मिले हैं, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिली है। अच्छा, सेटलमेंट के साइन भी देखने को मिलते हैं क्योंकि माउंट नंबर 3 में जो एक्सकेवेशन की गई तब पता चला कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे वो राजा महाराजा होंगे, कुछ ऐसा अरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट देखने को मिला है। अभी तक जितने भी हड़प्पन साइट्स को हमने खुदाई की है उनमें कुछ सिमिलर साइंस मिले हैं, जो घर मिलते हैं वो कुछ सिमिलर मिले हैं, जैसे कि कुछ कॉमन सेटलमेंट मिलते हैं जिसमें जो ईंटें होती हैं उसके घर उसकी दीवारें होती हैं। कुछ इलाइट सेटलमेंट मिले हैं जिसमें कच्ची ईंटें नहीं हैं, ये जो आपकी मिट्टी है उसकी ईंटें बनी हुई नहीं है बल्कि उन ईंटों को बर्न करके लाल ईंट से घर बनाए गए हैं, दीवारें बनाई गई हैं, ठीक है। और एक मिडल रेंज की भी सेटलमेंट देखने को मिली है। ओके, अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो इसके हमने देखे थे कि 3 फेजेस हैं, अर्ली फेज़ है, मैच्योर फेज़ है और लेट फेज़ है। अर्ली फेज़ 3300 से आपका रहा है 2600 तक, ठीक है। और 2600 से आपका 1900 तक रहा मैच्योर फेज़ और 1900 के बाद में 1700 तक रहा लेट फेज़, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं इसको भी अब देख ही लेते हैं। लगे हाथों क्या देखते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं ये कौन कौन सी हैं। सुत्का जेंडर है, मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर हड़प्पा देखने को मिल रही है, गनवेरी वाल, कलीबंगन, बनवली, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, अमरी, बालाकोट, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, डोलावीरा, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। आपका काम क्या है कि आपको ये साइट्स याद करनी है और साथ ही साथ में इन साइट्स के आसपास कौन सी रिवर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये साइट्स कौन सी स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका काम है, थोड़ी सी मेहनत है बट कर लेना, ठीक है। अच्छा, की फीचर्स क्या हैं तो यहाँ पर अर्बन सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। स्क्रिप्ट की बात करें तो जो सील्स हैं उसमें एक लंबी लाइन होती थी लिखी हुई, ठीक है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अभी कुछ क्या सभी ऐसे हैं जिसको अभी भी हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, बट इतना पता है हाँ कुछ तो लिखा है, पर क्या लिखा है ये अभी भी समझ में किसी को आया नहीं। राइट से ये लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, ठीक है। बूस्टरफ्रेडन नेचर का एविडेंस मिलता है। बूस्टरफ्रेडन में क्या होता है कि दोनों साइड से लिखा जाता है, मतलब पहले आपने क्या किया, राइट से लिख रहे हैं तो पहले इन्होंने ऐसे लिखा, फिर इन्होंने ऐसे लिखा, फिर इन्होंने ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखते हुए चले जा रहे हैं। सिनौली में ऐसा लगता है कि कुछ वॉरियर क्लास भी रह रहे थे, इसके एविडेंस मिले हैं। जो रिसर्चर्स हैं उनको अभी भी ये डिटरमाइन करना है कि ये 3 लेवल हमने बताए थे घर के, कि जो कुछ कॉमन घर हैं, कुछ में इलाइट क्लास रह रही है, कुछ मिडिल रेंज में है, तो इनमें ये किस बेसिस पर है, ठीक है। किसको हम कॉमन बोल रहे हैं, किसको हम बोल रहे हैं कि ये राजा हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, कैसे बोल रहे हैं। जैसे अभी हम हमारी अभी अगर बात करें तो आजकल क्या होता है, जिसके पास में पैसा है वो बहुत अमीर है जो, तो उसको हम बोलते हैं ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, उन बहुत VIP, उनको हम क्या करते हैं कि उनको इज्जत देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, भले ही वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सबकी रिस्पेक्ट करता हो, बट हम उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है। जिसके पास में पैसा है भले ही वो सही काम ना करता हो, भले ही वो गलत काम कर रहा हो, भले ही वो बहुत करप्ट इंसान हो, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान हो, बट वी प्रोवाइड हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। उस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि उसके पास में पैसा है। जिसके पास में पैसा नहीं उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही होती है। तो ये किस बेसिस पे है, उस टाइम पे क्या बेसिस था, ये यहाँ पर अभी पता नहीं चला है। ज्वेलरी भी मिली है, ज्वेलरी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग यूनिट मिली है, मतलब ज्वेलरी क्या पूरी ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री ही मिल चुकी है, 5000 साल पुरानी है ये, ठीक है। जो बताया जा रहा है कि इस सिटी में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग भी होती थी। अच्छा, कुछ मेजर हड़प्पन साइट्स हैं उसको भी हम देखते हैं, जैसे ढोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। तो ये जो हमारे खादर है गुजरात में,
तो वहाँ के जो आइलैंड है उस पर ये लोकेटेड है। धोलावीरा 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है IVC की। ठीक है, यहाँ पर फोर्टिफाइड सिटाडल मिला है, मिडल टाउन मिला है, लोअर टाउन मिला है। ठीक है, जिसमें दीवारें बनी हैं सैंडस्टोन की, लाइमस्टोन की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो दीवारें हैं वो मड ब्रिक की नहीं बनी है, बल्कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की बनी हुई है। ये जो धोलावीरा है ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है यहाँ के जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए जाना जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लार्ज सीमेट्री भी मिली है। ठीक है, जिसमें 6 तरीके के आपके टाइप्स हैं। ठीक है, सीनोटाइप्स हैं 6 तरीके के, जो टेस्टिफाई कर रहे हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा के लोग डेथ को कैसे देखते थे। ठीक है, उनका यूनिक व्यू क्या था डेथ को लेकर, ये बना हुआ, ये हमें पता चलता है यहाँ से। इंटर रीजनल ट्रेड होता था, ये भी यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया और ओमान के साथ में भी ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ पर ज्वेलरी बहुत बनती थी, ये भी हमें पता चला है, क्योंकि शेल्स और बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगाते, ये आपने कल अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपने अगाते का फोटो भी देखा होगा, और अगाते बाउल्स को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखें उसको। ठीक है, तो ये अगाते क्या होता है ये हमने कल ही डिस्कस किया है। एक्सपोर्ट टिम्बर भी एक्सपोर्ट ये करते थे। जो लोथल है गुजरात में, नेक्स्ट हमारी साइट इसको देखते हैं। तो ये एक पोर्ट सिटी है, आपको पता होना चाहिए, एक डॉकयार्ड है ये। यहाँ पर क्या है कि एक डॉकयार्ड है, यहाँ पर शिप्स हैं वो आकर रुकती थी, क्योंकि पोर्ट सिटी है तो पोर्ट होगा ही होगा। साथ ही साथ में ये मड ब्रिक से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है कि भोगाबो और साबरमती रिवर्स हैं, इसके बीच में ये लोथल जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, एक लोथल में एक ग्रेवयार्ड मिला, कब्र मिली है, वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर 21 ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं। जो आपकी कॉपर वेयर है उसकी कुछ फाउंड्रीज भी मिली हैं। ऑर्नामेंट्स हैं वो कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे गोल्ड है उससे बने हुए मिले हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए लोथल में। ठीक है, जिससे कि कंट्री की जो रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज हैं उसको शोकेस हम कर सकें। और ये एक मेजर प्रोजेक्ट होगा सागरमाला स्कीम के अंडर। और इसको जो फंडेड है, भैया काम करेंगे तो पैसा भी लगेगा, पैसा कौन देगा, वो देगी आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये दोनों मिलकर पैसे देंगे कि आप क्या करें, ये जो आप बनाना चाह रहे हैं इसको बनाएं। ठीक है, अब हम अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पन सील जो है वो एक स्टोन है स्टेटाइट, उससे मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें ज़्यादातर एनिमल मोटिव्स होते हैं और साइंस होते हैं, बट कैसे साइन है, क्या लिखा है, ये हमें अभी भी नहीं पता। एक ग्रेनरी मिली है हड़प्पा में जिसमें 6 रो हैं। ठीक है, 6 रो हैं और 6 जो रोज़ हैं वो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। ठीक है, और ये अभी भी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज तो नहीं बनी है, बट हाँ टेंटेटिव लिस्ट में ये है ऐड। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसको कहा जाता है कि बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है साउथ एशिया में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में बनाई गई है, बेक्ड ब्रिक से बनी हुई है। इसमें सिटाडल है और लोअर टाउन है। ठीक है, सिटाडल पर एक बुद्धिस्ट स्तूप भी बनाया गया है अनवेक्ड ब्रिक का, 2nd सेंचुरी AD में बना है, काफ़ी बाद में ये बना है। ठीक है, बिल्डिंग्स जो हैं ये स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट क्या है, यहाँ जो गलियाँ हैं वो 90 डिग्री पर ही क्रॉस कर रही हैं। यहाँ की जो गलियाँ वो कैसी हैं, 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर पब्लिक बाथ बने हुए हैं मोहनजोदड़ो में, आपने देखा होगा ग्रेट बाथ नाम सुना है ना। कॉलेज है प्रीस्ट का, इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम है, बेल्स हैं, सोक पिट्स हैं सीवेज के लिए, और बहुत बड़ी सी ग्रेनरी है। साथ ही साथ में हमें एक बुना हुआ कपड़े का पीस मिला है। डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है उसकी फिगर मिली है। एक बियर्डेड मैन का स्कल्पचर मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट जो आपकी साइट है दैट इज़ कालीबंगन, राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक कलर की जो चूड़ी होती हैं उसको हम कालीबंगन बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी काली चूड़ियाँ जो हैं उसके फ्रेगमेंट्स मिले हैं। ठीक है, जो यहाँ पर अगर खुदाई की गई तो काली चूड़ियाँ बहुत सारी मिली थी। यहाँ पर एक प्लोड फील्ड भी मिली है। ठीक है, और लोअर सिटी जो कालीबंगन की है उसकी किलेबंदी भी हुई थी। नेक्स्ट जो साइट है वो है बनावली, हरियाणा में है। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई थी। ठीक है, प्लानिंग कैसी है, सेंट्रलाइज्ड है। मेन स्ट्रीट्स जो हैं वो वाइंडिंग है, स्ट्रेट नहीं है, वाइंडिंग है। एग्जीक्यूशन में
पता चला है कि 3 फोल्ड कल्चर जो है वो यहाँ पर मिला है कि प्री हड़प्पन जो अर्ली हड़प्पा था, मैच्योर हड़प्पा था और लेट हड़प्पा वो बनवाली हरियाणा में शो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है महाकालेश्वर टेम्पल। चलो भैया महाकालेश्वर टेम्पल चलो घूम घाम के आते हैं। हाँ जी चलो चलते हैं, विजिट पे चलते हैं, महाकालेश्वर टेम्पल चलेंगे। अच्छा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या किया, इनॉग्रेट किया फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक। देखो उज्जैन में जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर महाकाल लोक बन रहा है। ठीक है, हमारे महाकाल जी ने तो पूरा लोक बनाया है, तीनों लोक बनाए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनके मंदिर में, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उनके लिए एक लोक बना रहे हैं। देख रहे हो राइट। तो अभी इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो महाकाल लोक आखिर क्या है, तो ये एक मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के एरिया को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि महाकालेश्वर अगर आपको पता हो भैया बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे लोग जा रहे हैं तो और जगह कम पड़ जा रही है, इसीलिए ये महाकाल लोक बनाया जा रहा है जिससे कि जगह और बढ़ाई जा सके उस मंदिर की। ठीक है, कॉरिडोर में 2 ग्रांड गेटवे होंगे। ठीक है, 108 बहुत ही डेकोरेटेड पिलर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए होंगे। 108 पिलर्स जो हैं जो डिपेक्ट करेंगे आनंद तांडव स्वरूप को। ठीक है, हमारे जो लॉर्ड शिव हैं, शिव जी क्या करते हैं, वो तांडव करते हैं, उनका जो डांस फॉर्म है वो क्या है, तांडव। जैसे हमारे जो कृष्ण जी हैं वो रासलीला करते हैं, ऐसे हमारे शिव जी क्या करते हैं, वो तांडव करते हैं। तो यहाँ पर शिव जी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी वो तांडव करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म होता है जब वो खुश होते हैं तब तांडव करते हैं, एक तांडव का फॉर्म वो है जब वो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो 108 पिलर लग रहे हैं वो कैसे दिखाए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे हमारे जो शिव जी जब बहुत खुश हैं और तांडव कर रहे हैं तो उस फॉर्म को यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, एक रनिंग पैनल होगा जिसमें 50 म्यूरल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे जो कि शिव पुराण की स्टोरीज को डिपिक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अभी महाकालेश्वर जो आपके मंदिर है इसकी एक कथा भी है। कथा क्या है, अरे मैम आप तो पढ़ा रही थी कल्चर को, आप तो पूरी कथा ही पढ़ाने बैठ गई, कथा सुनाएंगी आप? नहीं, अभी कल्चर पढ़ रहे हैं तो पूरा मज़े लेकर पढ़ो ना। कुछ चीज़ें अगर हमें समझने को मिल रही, कुछ ज़्यादा जानने को मिल रहा है तो जान लो। देखो क्या बोला जाता है, एक लोकल लीजेंड है, मतलब जो होते हैं ना कब सुनी सुनाई बातें होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जिसको हम बस सुनते चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहानी किसने कही, हमें नहीं पता वो कहानी कौन सी बुक में, बट हमें हमारी दादी ने सुनाई, उनकी दादी ने उनको सुनाई, उनकी दादी ने उनको सुनाया, ऐसे बस कहीं से ना कहीं से हम बस उस कहानी को सुनते हुए चले आ रहे हैं। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि एक बार उज्जैन में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। ठीक है, वो शिव भक्त थे, वो शिव जी की पूजा करते थे। तो हुआ ये कि जब अब राजा हैं तो उसके कुछ दुश्मन भी होंगे, शत्रु होंगे, तो उसके बहुत सारे शत्रु थे जिनको मारने के लिए हमारे जो महाकाल जी हैं, हमारे शिव जी हैं, वो महाकाल रूप में प्रकट हुए। अब उन्होंने प्रकट होकर उस जो अपने शिव भक्त जो है आपके जो चंद्रसेन हैं, शिव भक्त थे, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी आए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, हमारे सारे एनिमी को मार दो। उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि शिव जी, हे महाकाल जी, आप जो हैं आप यहाँ से जाओ मत, आप हमारे साथ ही रहो, हमारी इस उज्जैन नगरी में ही अपना वास कीजिए। तो फिर जो आपके महाकाल जी हैं उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ रहेंगे, और इसी से क्या हुआ कि महाकाल जी जो हैं वो वहीं पर रहने लगे। ठीक है, वो वहाँ के चीफ डीटी बन गए, उनकी वहाँ पर पूजा होने लगी और मंदिर बन गया। ये एक स्टोरी है, ठीक है, महाकालेश्वर की। अब महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो जान लेते हैं। एग्जैक्ट टाइम कि महाकाल जो मंदिर है ये कब बना ये पता नहीं है। ठीक है, पुराणों के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहली बार जो प्रजापिता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पहली बार इसको इस्टेब्लिश किया ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम कब बना कब नहीं बना ये कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जरूर जाता है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इसको पहली बार इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद में जो राजकुमार थे कुमार सेन, ठीक है, कुमार सेन ने 6th सेंचुरी में क्या किया, महाकाल टेम्पल के जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाला। ठीक है, प्रद्योत डायनेस्टी जो है उन्होंने अवंती में राज्य किया था 6th से 8th सेंचुरी बीसी में, और प्रद्योत डायनेस्टी के ही राजकुमार थे कुमार सेन। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस मंदिर को मैं संभालूंगा, इस मंदिर का जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मैं देखूंगा। ठीक है,
जो कालिदास हैं उन्होंने रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन बोला है, क्योंकि इसकी जो आपकी रूप्स हैं इस मंदिर की, हो सकता है कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, तो इस मंदिर की रूफ्स फ्लैट थी। इसी वजह से कालिदास जी ने रघुवंशम में ये जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है इसको निकेतन बोला था। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है तो आपको पता ही होगा, हम सब ने इसको बहुत, ये तो बहुत फेमस मंदिर है राइट। हम लोग जो आपके अगर भगवान जी के भजन वजन सुनते हैं तो उसमें भी इसका नाम आ ही जाता है राइट। तो उज्जैन नगरी में ये मंदिर बना हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, आपको याद रखना है कि गंगा के किनारे नहीं, शिप्रा के किनारे ये बना हुआ है। हमारे शिव जी के जटा से गंगा मैया निकलती हैं, तो आप ये मत समझना कि गंगा मैया निकलती है तो शिव जी का मंदिर है तो वहीं गंगा होंगी, नहीं। यहाँ पर कौन सी रिवर है? शिप्रा। ठीक है, यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो 3 स्टोरीड टेम्पल है, 3 मंजिला ये मंदिर है। ठीक है, लिंग्स किसके हैं तो महाकालेश्वर, लोएस्ट लेवल पर महाकालेश्वर जो लिंग है वो यहाँ पर है। जो मिडिल लेवल है, ठीक है, दूसरी मंजिल जो है उस पर ओमकारेश्वर लिंग है, और जो आपकी सबसे ऊपर वाली जो आपकी मंजिल है वहाँ पर है नागेश्वर, नागचंदेश्वर लिंग। ठीक है, फिर शिव जी किस फॉर्म में है तो महाकाल फॉर्म में है। महाकाल का मतलब है कि पूरे कालों के काल महाकाल है, मतलब क्या कि जो टाइम है, डेथ है, समय है, ठीक है, काल है, जो उसके प्रभु हैं, उसके लॉर्ड हैं ये। ठीक है, महाकाल। अच्छा, इमेजेस जो गर्भगृह में क्या क्या देखने को मिलती है तो ज्योतिर्लिंग देखने को मिलती है। गणेश जी की फोटो यहाँ पर मिल जाएगी, कार्तिकेय और पार्वती मैया। तो ये सब क्या है, ये शिव जी के ही तो परिवार है। तो अब जब शिव जी का मंदिर है तो उनका परिवार भी तो वहीं होगा, तो उनकी भी वहाँ पर इमेजेस देखने को मिलेंगी। शिखर कैसा है तो बहुत सारी छोटी छोटी स्पाइस हैं। ठीक है, बहुत ही पिक्यूलियर ये है। कुंड जो है यहाँ पर उसका नाम क्या है तो कोटि तीर्थ नाम का एक कुंड भी यहीं पर हमें मिलता है देखने को। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि बार बार, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, हमें पता ही नहीं किसने बनाया है, कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो इसको बार बार रीडेवलप किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, इसी वजह से इसमें इन्फ्लुएंस मिलता है देखने को। यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है भूमिजा, चालुक्य और मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल का। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया में उनमें से एक बहुत ही एमिनेंट ज्योतिर्लिंग है। ये एक इकलौती ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ फेसिंग है। ठीक है, ये साउथ की तरफ इसका मुंह है। ठीक है, बाकी सब है नॉर्थ को फेस कर रही हैं या फिर ईस्ट को फेस कर रही हैं, बट ये जो है साउथ को फेस कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जो साउथ जो दिशा है वो यम की दिशा है। यम कौन है? हमारे जो यम है वो डेथ के गॉड हैं, उनकी ये दिशा है। तो शिव जी जो हैं उन्होंने डेथ को मास्टर कर लिया है, इसीलिए इनको महाकालेश्वर बोला जा रहा है, इसीलिए इनका जो फेस है यहाँ पर साउथ की तरफ करा गया है। ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, कल जो पार्ट 1 हम कर रहे थे उसमें समझाया था। स्वयंभू का मतलब क्या होता है कि ये जो लिंग है, शिवलिंग है, इसको किसी ने इस्टेब्लिश नहीं किया, ये खुद से ही बनी है। ठीक है, खुद से ही बनी है। ठीक है, बाकी सबको तो रिचुअली इस्टेब्लिश किया गया है, बट ये जो शिवलिंग है ये खुद से बनी है, ये इसीलिए इसका नाम शंभू है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीचर क्या है यहाँ का कि यहाँ पर होती है भस्म आरती। तो बहुत ही पेक्युलियर फीचर है, यहाँ पर भस्म आरती होती है। भस्म आरती क्या है कि यहाँ पर जो प्रेयर होती है उसमें क्या किया जाता है, हम जो भस्म होती है वो ऑफर करते हैं। भस्म क्या है कि हम बर्निंग कर जलाते हैं ड्राइड वुड को। ठीक है, लकड़ी और जो आपके काव डंग है इसको जलाते हैं सूखा करके, और उससे जो आपकी जो भस्म बनती है उसको हम ऑफ़र करते हैं प्रे में। बट ये आरती जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव होती है, और इसमें ख़ास बात ये है कि वीमन जो हैं वो इसको नहीं देख सकती हैं, ये आरती वीमन नहीं देख सकती हैं। अच्छा जी, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में और जाने तो भूमिजा स्टाइल क्या होता है तो यहाँ पर जो शिखर है ना वो हर जगह से ऊपर की तरफ टेपर कर रहा होता है। चालुक्य स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर स्टार शेप्ड और स्टेप्ड प्लान्स होते हैं। मराठा स्टाइल्स टेम्पल जो हैं यहाँ पर वुडन सभा मंडप होते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये रहा जो हमने पढ़ा है अभी, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया में
ज्योतिर्लिंग जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। मोस्ट फेमस केदारनाथ, सबको पता है, उत्तराखंड में है, राइट, तो ये तो आपको सबको पता ही है। महाकालेश्वर, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे थे अभी, तो हमें पता है उज्जैन में है, ठीक है। ओमकारेश्वर शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हमें 2 देखने को मिल रहे हैं, महाकालेश्वर जिसके बारे में हमने पढ़ा और ओमकारेश्वर भी है, ठीक है। गुजरात में भी 2 हैं, नागेश्वर एंड सोमनाथ। सोमनाथ बहुत फेमस है, हम सबको पता, और पिछले साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था PYQ में भी, देखो आप, ठीक है। नागेश्वर जो है ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है। फिर है त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर एंड गृहनेश्वर, ये 3 जो हैं, गृष्णेश्वर, भीमशंकर एंड त्र्यंबकेश्वर, ये हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। मल्लिकार्जुन बहुत फेमस हमें मिलता है आंध्र प्रदेश में, ये श्रीशैलम में, रामेश्वर तमिलनाडु में मिलते हैं देखने को, बैद्यनाथ हमें झारखंड में देखने को मिलते हैं, काशी विश्वनाथ यूपी में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि गुजरात के बड़नगर टाउन जो है, सन टेम्पल मोदेरा का, और रॉक कट स्कल्पचर हैं उनाकोटी त्रिपुरा के, इनको ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपको ये लिस्ट याद नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसमें हम देखते ही रहते हैं कि कभी कोई सी साइट जो है इसमें ऐड होती रहती है, दैट्स वाई हमको इतना याद नहीं करना है, वरना आप याद ही करते रहोगे, बहुत लंबी लिस्ट है ये। अच्छा, यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है ये एक ऐसी इन्वेंट्री होती है जहाँ पर हर स्टेट ये बताती है कि इनमें से कोई सी भी आप साइट को नॉमिनेट कर दो, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये साइट हमारे यहाँ ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लायक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी 52 साइट्स ऐसी हैं जो इस लिस्ट में जिनका नाम मेंशन है, ठीक है। 3 साइट जिनकी बात की गई है जो अभी इसमें ऐड हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली है बड़नगर टाउन, ठीक है। बड़नगर टाउन जो है ये गुजरात में है, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात है उसकी एक म्यूनिसिपैलिटी है। मल्टी लेयर्ड और मल्टी कल्चरल मर्केंटाइल सेटलमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर बसे हुए हैं। एल शेप्ड है, इस टाउन का शेप कैसा है? तो एल शेप्ड है। शर्मिष्ठा लेक भी यहीं पर लोकेटेड है, आपको याद रखना है। 2 मेजर एंशियंट टाउन के जो 2 मेजर ऐसे ट्रेड रूट्स थे पहले के ज़माने में, जब ट्रेड करते थे तो लोग इधर से उधर जाते थे, तो वो जो ट्रेड रूट्स हैं वो यहाँ पर क्रॉस करते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पर पोर्ट टाउन जो है उनको भी कनेक्ट करते हैं। ये जो है यहाँ पर एक पोर्ट भी है, ठीक है। शेल और बीड्स के इंडस्ट्री भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो ह्यूनसेंग हैं चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है अपने ट्रैवलॉग में। सबसे खास बात यह है कि हमारा जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उनका ये होम टाउन है। नेक्स्ट जो अभी साइट जिसका अभी जिक्र हुआ है वो है सन टेम्पल एट मोदेरा, ठीक है, गुजरात में ही है। लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर पुष्पावती, तो याद रखना है पुष्पावती की लेफ्ट बैंक पर ये सिचुएटेड है। मारू गुर्जर स्टाइल में ये बनाया गया है ये सन टेम्पल, ठीक है। बनाया है चालुक्य किंग भीमदेव फर्स्ट ने, ठीक है। पहले जो दिलवारा टेम्पल और रानी की वाव है वो ऑलरेडी इसी टाइम रिजीम में बनाए गए हैं। तो दिलवारा टेम्पल और रानी की वाव और सन टेम्पल मोदेरा ये एक ही टाइम में बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें मेन टेम्पल श्राइन है, गर्भगृह है, एक हॉल है, आउटर हॉल है, असेंबली हॉल है, एक सेक्रेट पूल, एक कुंड भी यहाँ पर है। उस कुंड का नाम अब राम कुंड कर दिया गया है। ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो ब्राइट येलो सैंड स्टोन से बना है, आपको याद रखना है। 3 ग्रुप ऑफ डिटीज़ जो हैं उनके स्कल्पचर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर किस किस के आपकी मूर्ति दिखेंगी? तो आदित्य की, लोकपाल की और देवी की यहाँ पर मूर्ति दिख जाएंगी। हर इक्विनॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक डायमंड रखा हुआ है, सन गॉड हैं उनके सिर पर एक डायमंड रखा है और उस पर ही इक्विनॉक्स में सनलाइट यहाँ पर पड़ती है। पहली किरण होती है सन की वो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। मोदेरा को इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज भी PM ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ ऊनाकोटी रेंज में ये मिलते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है त्रिपुरा का, वहाँ पर ये साइट लोकेटेड है। और जो ऊनाकोटी है उसका मतलब होता है कि 1 करोड़ में 1 कम, दैट्स इट, ठीक है। ये यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। तो त्रिपुरा में ये जो आपका ऊनाकोटी के स्कल्पचर हैं, यहाँ पर शिव जी के स्कल्पचर मिलते हैं, उनकी पूजा होती है। बहुत ही फाइनेस्ट इसमें वर्क किया गया है। यहाँ पर रॉकेट इमेजेस मिलती हैं, लूज स्कल्पचर्स भी मिल जाते हैं। उन कोटेश्वर काल भैरव की यहाँ पर स्कल्पचर मिलता है, गंगाधर, जिसमें
बोधिसत्व के डिपिक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 कुंड के स्टीमलेट भी यही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अशोका स्तोमी मेला होता है, तो उसका एक बिग पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 3 कुंड हैं, उसमें पानी यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है अनंगताल लेक। अनंगताल लेक वही न्यूज़ में क्यों है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने अनंगताल लेक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया है। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसको इतनी पावर किसने दी, तो इसको पावर दी है एक एक्ट ने। एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इस एक्ट ने कहा है कि भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये किसी भी साइट को जो इसको लगता है ठीक है, तो उस साइट को ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकती है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनंगताल लेक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। जो अनंगताल लेक है इसके बारे में बात की जाए तो ये 1060 एडी में बनी थी। ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ जोगमाया टेम्पल, जो जोगमाया टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स हमारे साउथ दिल्ली में है, उसके नॉर्थ वेस्ट में अनंगताल लेक देखने को मिलती है। अनंगपाल टू ने इसको बनाया था, जो बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी को। ठीक है, यहाँ पर ये फोटो भी देखने को मिल जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर फोटो देखकर याद आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा ये पानी के ऊपर कुछ है। ठीक है, एल्गी सा दिख रहा है। तो ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन तो नहीं कहते हैं? कहीं बताओ तो ज़रा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहाँ पढ़ा था? इन्वायरमेंट में पढ़ा था, राइट? तो बताओ ये क्या हो गया इसके अंदर, इस लेक के अंदर भैया क्या हो गया, ये ग्रीन क्यों हो गई? अच्छा, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऐसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट या रिमेन्स होते हैं जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस इस एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया गया है। एक्ट कौन सा है? AMASR एक्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी मॉन्यूमेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे अनंगपाल टू, जिन्होंने इस लेक को बनाया था। तो वो अब तोमर डायनेस्टी को भी पढ़ ही लेते हैं। फाउंडर है अनंगपाल वन। ठीक है, 8th से 12th सेंचुरी एडी तक ये डायनेस्टी रही। रूलर्स अनंगपाल तोमर टू, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली को बसाया है, दिल्ली को पॉपुलेटेड किया है। फिर है पृथ्वीराज चौहान, बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, इनका नाम सबने सुना। तो इन्होंने बैटल ऑफ तराइन जो है मोहम्मद गोरी के साथ में लड़ा था। मेजर सिटीज़ क्या क्या हैं तोमर डायनेस्टी के अंडर? तो कैपिटल इनकी बार बार चेंज हुई है। पहले अनंगपुर था जो कि फरीदाबाद के पास में था। फिर दिल्ली का पुरी, जो दिल्ली है उसका पहला नाम, ठीक है, दिल्ली का पुरी, ये यहाँ तक ये चेंज हुई है कैपिटल। अभी टेरिटरी कौन सी है? तो दिल्ली और हरियाणा जो है वो अभी है। ठीक है, उस टाइम पर ये जो एरिया था ये तोमर डायनेस्टी के अंडर था। कल्चर की बात करें तो अनंगपाल तोमर टू ने लाल कोट बनाया। ठीक है, उसके बाद में आयरन पिलर जो है महरौली का, ये उदयगिरी से लेकर आए थे महरौली में। अनंगपुर डैम बनाया है। ठीक है, अनंगपुर के गांव में। फिर सूरजकुंड लेक बनाई है जो कि एट्रीब्यूटेड है किंग सूरजपाल के लिए। पृथ्वीराज चौहान को हराया था गुरिद फोर्स ने बैटल ऑफ तराइन में। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है मानगढ़ हिल्लॉक। ठीक है, ये वही न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि राजस्थान के जो CM हैं उन्होंने कहा कि जो आपका मानगढ़ हिल्लॉक है इसको क्या किया जाए, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस दे दिया जाए। अभी जो मानगढ़ हिल्लॉक है ये कहाँ पर है? तो ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। ठीक है, गोविंद गुरु जी जो हैं, गोविंद गुरु जी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कौन है? ये पहली बात तो मानगढ़ हिल्लॉक से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है इसको आगे भी देखेंगे। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे ट्राइबल्स के, जो कि ऐसे ट्राइबल जो उदयपुर, डंगरपुर और बंसवाड़ा में रहते थे राजस्थान के, और इधर इन गुजरात, ठीक है, गुजरात के इधर और मध्य प्रदेश के मालवा में जो ट्राइबल्स रहते थे उनके एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे जिनका नाम था गोविंद गुरु। उन्होंने सारे ट्राइबल जो थे उनको यूनाइटेड किया। ठीक है, जो भील और ग्रासिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसके जो ट्राइबल्स हैं उनको एक करा इन्होंने भगत मूवमेंट चलाया 1908 में, जिसमें इन्होंने कहा कि भैया जो मांस मच्छी है इसको खाना बंद करो, वेजिटेरियनिज्म को अपनाओ, और जो दारू उरू पीकर इधर उधर पड़े रहते हो ना वो मत करो। ठीक है, अल्कोहल को छोड़ो, उसको मत पियो। ठीक है, शराब को
मत पियो। फिर इन्होंने सपोर्ट किया कि जो बॉन्ड लेबर है ये नहीं होनी चाहिए, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट ये थे, ठीक है। इन्होंने अपने हक की लड़ाई भी करी, ठीक है। इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था। इन्होंने कहा कि फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको कोर्ट में मत लेकर जाओ, आपस में ही सुलझा लो। फिर आता है मानगढ़ मसाकरे। तो ये क्यों हुआ? तो 1913 में कुछ भील से उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, और ये लीडर कौन थे? गोविंद गुरु, ठीक है। फिर नवंबर 1913 में बहुत सारे ट्राइबल जो थे वो मानगढ़ हिल्लॉक पर पीसफुल मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे, बट उनको घेर कर गोली चला दी गई थी ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, और इसी को मिनी जलियांवाला बाग मसाकरे भी बोल सकते हैं और मानगढ़ मसाकरे भी बोल सकते हैं। अच्छा, अभी बात क्या हो रही है, मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि ये जो आपका मानगढ़ हिल्लॉक है इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए मांग की जा रही है। तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है? तो जो भी मॉन्यूमेंट है ना वो 100 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो यही है। उसकी कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्टेड पब्लिक जो है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर देते हैं तो। नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेरेशन की बात की जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर ऐसी कंडीशन, ऐसे जो आपकी मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको ये डिक्लेयर करना है, तो ये क्या करता है, उस साइट को कंसीडर करता है, ठीक है, कि क्या ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसको देखता कौन है? तो यही देखता है हमारा ASI। कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी हैं। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, उसने रिकमेंड किया है कि 2 और साइट है जिसको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हमें डिक्लेयर करना चाहिए। पहला है संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस, बड़ोदरा में है। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने अनटचेबिलिटी को कैसे हमें हटाना है, छुआछूत को कैसे हटाना है, इसकी बात की थी। नेक्स्ट है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, ठीक है, ये सतारा में है, महाराष्ट्र के। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को प्राइमरी एजुकेशन मिली थी। इनको भी हम डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट, जो कि प्रसाद स्कीम के अंडर अभी लिए गए हैं। तो न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं प्रसाद स्कीम के अंडर, उसको स्टार्ट किया है, उसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ श्री साइलम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक जो हमारा मंदिर है श्री साइलम में, उसको डेवलप करने की बात की गई है। नेक्स्ट है कि फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब नींव रखी है प्रसाद प्रोजेक्ट की, कहाँ पर? भद्राचलम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल, जो रमप्पा टेम्पल है, बहुत न्यूज़ में रहा पिछली साल, तेलंगाना में है ये। तो इसमें भी इस प्रसाद प्रोजेक्ट की इन्होंने नींव रखी है, ठीक है। तो प्रसाद स्कीम आखिर क्या है? यहाँ पर क्या प्रसाद मिलता है हमें? नहीं। तो ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, आपको इतना याद रखना है। एम ये है कि जो भी रिलीजियस जगह है ना उनको हमें डेवलप करना है, सिंपल है, ठीक है। अलग अलग जो भी कोने हैं हमारी इंडिया के, वहाँ पर जो जो भी आपके तीर्थ स्थल हैं उनको डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई है। PPP मॉडल की यहाँ पर बात की गई है। PPP मॉडल जो है उसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, नॉलेज को मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस हो सकती है इसकी, और हम यहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं उस प्लेस के बारे में। अच्छा जी, तो अभी न्यूज़ में है श्री साइलम टेम्पल, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है और इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो ये लॉर्ड शिव के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। जो मल्लिकार्जुन स्वामी है, ये हमारे शिव जी का ही नाम है, उनके लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर पार्वती मैया जो हैं, जिनको हम ब्रह्म रंभा देवी कह रहे हैं, तो उनका ये मंदिर है। तो हमारे शिव जी और पार्वती मैया जो हैं उनका ये मंदिर है, ठीक है। इक्ष्वाकु जो पैट्रोनेज है इनको ये मिली है। रेडी किंग्स जो हैं उनके अंडर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। चालुक्य, काकाटिया और विजयनगर एम्पायर ने भी इसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आर्कियोलॉजिकल अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग डीटी हैं
वो लिंग के शेप में हमारे ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं, ठीक है, हमारे शिव पार्वती जी हैं, उनके लिंग है यहाँ पर, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ये भी है। हमने अभी 12 ज्योतिर्लिंग अगर पढ़े थे और आपने ध्यान दिया हो, भाई बहन आ गए हो भावनाओं में और सुना हो कि हाँ क्या कहा जा रहा है, तो उसमें आपने सुना होगा कि इसका भी नाम हमने लिया था, राइट। अच्छा, कुछ की फीचर्स क्या हैं, तो ये इंडिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा हो रही है, ठीक है। नल्लामल्ला हिल्स के ऊपर ये बना हुआ है और कावेरी जो कृष्णा रिवर है, सॉरी, कृष्णा रिवर के बैंक्स पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। पादलपेत्रा स्थलम जो है उसको इसमें क्लासिफाई किया गया कि ये पादलपत्रा स्थलम है एक, ठीक है। और पुलुमावी की नासिक इंस्क्रिप्शन में भी इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मंदिर जो अभी न्यूज़ में था वो था रमप्पा मंदिर, ठीक है। ये रामलिंगेश्वर स्वामी के लिए डेडिकेटेड है। रमप्पा जो एक स्कल्पचर थे, उन्होंने इसको बनाया है ककाटिया पीरियड में, ठीक है। रूलर कौन थे, तो रुद्रदेव और रिचरला रुद्र, इन्होंने इनके अंडर में जो स्कल्पचर था रमप्पा, उन्होंने ये बनाया है। आर्किटेक्चरल अगर हम बात करते हैं तो सैंडस्टोन का मंदिर है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है डेकोरेटेड बीम्स और पिलर्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पिछली साल ही ऐड किया गया है। इसको हम 1000 पिलर टेम्पल भी बोलते हैं, रमप्पा मंदिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है श्री सीता रामचंद्र स्वामी वरी देवास्थानम, ठीक है, भद्राचलम तेलंगाना। ये मंदिर जो है ये लॉर्ड राम के लिए डेडिकेटेड है। इसको बार बार कंस्ट्रक्ट किया गया है कंचेला गोपन्ना ने, ठीक है, जिनको भद्रचल रामदसु भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रूल किसका था, तो ये रूल था अबुल हसन कुतुब शाह का, जो कि गोलकोंडा के एक सुल्तान थे। ये गोदावरी रिवर के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो है माता सीता जहाँ से उनको रावण ने किडनैप किया था ना, तो उस जगह के आसपास ही ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी अब हम देखते हैं कि तो पहले ये अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कंबोडिया में, ये मंदिर कहाँ है, इंडिया में नहीं है, कंबोडिया में है। अभी हुआ ये है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया के एफर्ट्स जो हैं अंगकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, हमने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की थी। इंडिया ने कई एफर्ट्स दिए हैं जिससे इसको रिस्टोर किया जाए, तो वही एफर्ट्स जो हाईलाइट किए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। ये जो मंदिर है इसका मतलब अंगकोर वाट का मतलब होता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, एक ऐसी सिटी जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। ये एक एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसको सूर्यवर्मन ने बनाया था 12th सेंचुरी में। पहले ये हिंदू गॉड शिव ब्रह्मा विष्णु, जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए ये डेडिकेटेड था। बाद में इसको बुद्धिस्ट मंदिर बना दिया गया। ये सीम रीप प्रोविंस में है, कंबोडिया में। दुनिया भर का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, जैसे बेसिन है, डाइक है, रिजर्वायर है, कैनाल और कम्युनिकेशन रूट भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है अंबेडकर सर्किट। ये एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो कि कवर करेगा अंबेडकर सर्किट को, ठीक है। तो एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जो है उसको अनाउंस किया गया है जो कि अंबेडकर सर्किट को कवर करेगा। इस सर्किट में मध्य प्रदेश का महू है जहाँ पर अंबेडकर जी पैदा हुए थे। महाराष्ट्र का नागपुर है जहाँ पर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। दिल्ली का रेजिडेंस है जहाँ पर उनके लास्ट ईयर जो हैं वो उन्होंने अपने बिताए थे लाइफ के। महाराष्ट्र का दादर है जहाँ पर उनकी बॉडी जो है क्रीमेटेड हुई थी। अच्छा जी, बहुत घूम घाम लिए हैं ना, बहुत सारी जगह, इवन कंबोडिया तक हुआ है, ठीक है। तो अब घूम घाम तो बहुत लिए हैं। ऐसा करते हैं कुछ लोगों से ही मिल ही लेते हैं, हमारी इंडिया की कुछ फेमस पर्सनालिटीज से मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे रेस्पेक्टेड आदि शंकराचार्य जी से। अच्छा जी, तो ये जो आदि शंकराचार्य जी हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं देखते हैं। क्योंकि हमारे जो पीएम हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कालादी में विजिट किया, ठीक है। कालादी, अब ये कालादी क्या है, तो जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं इनकी जन्मभूमि है कालादी में, जो कि केरल में है। यहाँ पर हमारे पीएम जी जो हैं वो विजिट करके आए हैं। आदि शंकराचार्य जी कौन हैं जिनकी ये जन्मभूमि पर हमारे पीएम जी गए, तो ये इनको हम बोलते हैं जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य।
ठीक है। इनको माना जाता है कि ये जो शिव जी हैं उनके ये अवतार हैं। ठीक है। अद्वैत वेदांत के लिए इनको जाना जाता है, दशनामी संप्रदाय के लिए ये इनको जाना जाता है, और इन्होंने सनातन धर्म को रिवाइव करने की कोशिश की। ये रहा इनका फोटो। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, 4 वैदिक मठ जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे। कहाँ कहाँ है ये मठ, इनको देखो तो द्वारका में एक मठ बनाया है इन्होंने, एक जोशी मठ बनाया है उत्तराखंड में, एक पुरी में उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर एक मठ बनाया है, और श्रृंगेरी में भी इन्होंने एक मठ बनाया है। अच्छा, इनके टीचर कौन थे भाई, तो इनके टीचर की अगर हम बात करते हैं तो गोविंद भागवत पद, ठीक है, ये इनके टीचर थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको गौड़पदीय करिका, ब्रह्म सूत्र, वेदा और उपनिषद जो हैं वो पढ़ाए थे। ठीक है। गौड़पद करिकास क्या है, तो ये अद्वैत वेदांत टेक्स्ट हैं जो सबसे पुराने हैं। गौड़पद जो है ये माना जाता है कि जो अप्सरा योग जो है, योग जो है अस्पर्श योग जो है, अप्सरा नहीं है यहाँ पर, अस्पर्श। ठीक है। तो अस्पर्श योग है वो यहाँ से हम सीख सकते हैं गौड़पद से। ठीक है। इनके भाई शिष्य कौन है, तो इनके 4 शिष्य थे। पद्मपद, ठीक है, टोटकाचार्य, हस्तमलक एंड सुरेश्वर। हर जो चार इनके शिष्य हुए, 4 ही इन्होंने मठ बनाए, तो एक एक मठ जो है एक एक शिष्य के अंडर इन्होंने दे दिया। अच्छा जी, अब ये जो आपके गुरु हैं आदि शंकराचार्य जी हैं, तो इनका क्या फिलॉसफी थी, इन्होंने क्या बात कही थी, तो ये जो है वेदांत फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अद्वैत वेदांत दी है। ठीक है। इन्होंने फिलॉसफी कौन सी दी है, अद्वैत वेदांत, जिसको हम ज्ञान कांड भी बोलते हैं, नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं ये। ठीक है। इसमें ये वेद को उपनिषद के साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, उसके अलाइन करते हैं। इन्होंने कहा कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन लिबरेशन को कैसे फाइंड कर सकता है, उसको कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो उसको मुक्ति मिल सकती है जब उसको ट्रू नॉलेज मिल जाए। ठीक है। अपनी खुद की आत्मा पर, अपने खुद की आत्मा पर, आत्मा और ब्रह्मा, ठीक है, इन दोनों पर अगर उसको ट्रू नॉलेज मिल जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने मीमांसा फिलॉसफी को अपोज किया। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो मीमांसा पॉलिसी है वो कहती है कि आप यज्ञ करें, आप जो है रिचुअल्स करें, उससे आपको क्या होगा कि डेथ के बाद में मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने इस बात को नकारा। इन्होंने कहा कि रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करो कि आप अपनी आत्मा, परमात्मा, इस पर ट्रू नॉलेज को गेन करो, तब आपको क्या होगा कि मिल जाएगी क्या, आज़ादी। ठीक है, मुक्ति। इन्होंने मंदन मिश्रा को डिफीट किया। ठीक है। और जो मंदन मिश्रा हैं उन्होंने मीमांसा पॉलिसी अपनाई थी, मीमांसा फिलॉसफी अपनाई थी, और वो इनसे लड़ रहे थे कि नहीं हमारी ये पॉलिसी अच्छी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको हरा दिया, बातचीत करी और हार गए, और हारने पर मंदन मिश्रा ही सुरेश्वर बन गए और इनके शिष्य बन गए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो श्री आदि शंकराचार्य जी हैं इन्होंने और क्या कंट्रीब्यूशन दिए, तो अगर हम बात करें तो इन्होंने शनमत एक सेक्ट दिया है। शनमत क्या है, 6 ऐसे रिलीजन हैं, 6 रिलीजन का एक सिंथेसिस बना दिया इन्होंने, 6 रिलीजन का एक मिक्सचर बना दिया, शनमत। ठीक है। यहाँ पर 6 सुप्रीम डिटीज़ की पूजा की जाती है। जैसे हमारे घरों में भी पूजा होती है तो हम बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति होती है उनकी पूजा करते होते हैं। जैसे शिव जी की पूजा होती है, विष्णु जी की होती है, शक्ति माता रानी जो हमारी हैं, दुर्गा माता रानी, उनकी पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, सूर्य जी को हम सुबह उठकर जो है जल अर्पण करते हैं, और स्कंद कुमार ये जो हैं इनमें से इन सभी की पूजा की जाती है शरणमत रिलीजन में। ये जो है शरणमत में इन सबको मिलाया गया, और इसको मिलाने के बाद समर्ताज बनाया गया, समर्ता ट्रेडिशन बनाया गया। समर्ता वो लोग हैं जो स्मृति को फॉलो करते हैं, और ये 6 लोगों की पूजा करते, 6 भगवान की पूजा करते हैं। दशनामी संप्रदाय इन्होंने दी है, ये एक मोनेस्टिक ट्रेडिशन है। ठीक है, जिसको आदि शंकरा जी ने फाउंड किया है। इसमें एक मोनेस्टिक लाइफ को जीने की प्रेरणा दी जाती है, मतलब जो मॉन्क्स है वो बन जाते हैं इसमें। रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत गीता, इन सब पर इन्होंने कुछ ना कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इस पर इन्होंने कमेंट्री लिखी है। ब्रह्मसूत्र भाष्य इन ओल्ड सर्वाइविंग कमेंट्री है जो कि ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई है। इन्होंने उपदेश सहस्री भी लिखी है। ठीक है, जिसका मतलब है 1000 टीचिंग्स, जो कि नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी को और ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करता है। और बुक्स क्या हैं, तो विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोधा है, एंड व्याख्यावृत्ति है। 72 डिवोशनल और मेडिटेटिव हाइम्स इन्होंने कंपोज की हैं। अच्छा, अद्वैत वेदांत की बात की जाए जो इन्होंने दी है, तो ये क्या है,
इसके अकॉर्डिंग जो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। आत्मा ही एब्सोल्यूट रियलिटी है जिसको कोई नहीं बदल सकता। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यही बिल्कुल सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता, यही एक्यूरेट है। इंडिविजुअल सोल जो है इसके ही आइडेंटिकल है और कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ब्रह्मा के अलावा इसका। दुनिया ही ब्रह्मा है, ब्रह्म ही संसार है, ब्रह्मा ही संसार है, ऐसा ये मानते थे। ये कह रहे हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे आसपास दिख रहा है ये सिर्फ माया है, सिर्फ माया है, ये कुछ सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य तो सिर्फ ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही आत्मा है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हम जो है मिथ्या मिथ्या में कुछ एरर हो जाती है, हमारा इग्नोरेंस है जिसकी वजह से हमें हर चीज़ ज़्यादा दिखती हैं। हम देखते हैं कि चीज़ें अलग है, ब्रह्मा से अलग है, बट ब्रह्मा से अलग कुछ नहीं है। ये तो हमारी अज्ञानता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आत्मा अलग है, ब्रह्मा अलग है, संसार अलग है, ये अलग है, वो अलग है। लेकिन अगर हम सत्य बिल्कुल अगर ट्रू नॉलेज को अटेन कर लेंगे तो हमें लगेगा कि आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही तो हमारी आत्मा है, संसार ही तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही तो संसार है, सब एक लगने लगेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। अब 6 स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें है पहले वेदांत, फिर न्याय, योग, विशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड सांख्या। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलस कर जाएंगे, बहुत लेजी पर्सन बन के बैठ जाओ और मेहनत ना करो। मेहनत करनी है आपको। नितिन सिंघानिया या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर की बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चैप्टर ज़रूर होगा जिसमें ये जो है फिलॉसफीज डिस्कस की गई। नितिन सिंघानिया में तो है ही है, ठीक है। तो आपको वहाँ से ये चैप्टर कवर करना है। सिर्फ इतना सा पढ़ के चले जाओगे और बोलोगे कि पेपर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ी और डिटेल जाननी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर समझ लो कि हाँ ये क्या है, बट डिटेल वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, पेपर आने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम वेदांत की बात करते हैं, वेदांत फिलॉसफी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर है 6, ठीक है। 6 और इसकी सब कैटेगरीज हैं जिसमें अद्वैत जो आदि शंकराचार्य जी ने दी है, जिसके बारे में हमने समझा कि आत्मा और परमात्मा सब एक है, ठीक है। फिर है विशिष्ट अद्वैत जिसको रामानुजाचार्य जी ने दी है। इन्होंने कहा कि जितनी भी डाइवर्सिटी हमें दिख रही है ना वो सब हमारे संसार में ही समाप्त हो जाएगी, उसी में समा जाएगी। फिर अद्वैत जो माधवाचार्य ने दी है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा और आत्मा दो अलग अलग एंटिटी हैं और सिर्फ भक्ति ऐसी चीज़ है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाएगी, हैं ये दोनों अलग अलग, इन्होंने ऐसा बोला। फिर द्वैत और अद्वैत जो निम्बार्क ने दिए हैं, इन्होंने कहा कि ब्रह्मा सबसे बड़ी रियलिटी है, वही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने दी है शुद्धाद्वैत जो दी है वल्लभाचार्य ने। इन्होंने कहा कि गॉड और इंडिविजुअल सब एक ही हैं, अलग नहीं है, भगवान भी हम ही हैं, हम ही भगवान है, भगवान ही हम हैं, ऐसा इन्होंने कहा। फिर क्या है कि नेक्स्ट है अचिंत्य वेद अवेद, ठीक है। इसको चैतन्य महाप्रभु ने दी है। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जो जीवात्मा है, ये अलग ही है, ठीक है। ये अलग भी है हमारी ब्रह्मा से और नहीं भी अलग है, दोनों ही चीज़ें इन्होंने कहा कि दोनों ही हैं, ठीक है, अलग भी है और नहीं भी अलग है। अच्छा जी, अब हम किससे मिलने चलेंगे? आदि शंकराचार्य जी से मिला है, अब उनको टाटा बाय बाय बोलो और इधर आ जाओ। अब हम हाय करते हैं, हाय हेलो करेंगे स्वामी रामानुजाचार्य से, ठीक है। अब ये भाई न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो आपके स्वामी रामानुजाचार्य हैं, इनकी एक स्टैचू है उसको अनवेल किया है। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर में एक मंदिर है, वहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य जी का एक जो स्टैचू है जिसको हम स्टैचू ऑफ पीस बोल रहे हैं उसको अनवेल किया है। फरवरी 2022 में पीएम ने 216 फीट बड़ा एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी है जो हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य जी का बनाया था, उसको मतलब अनवेल किया था। अब जो ये इनके बहुत स्टैचू बन रहे हैं, चलो देख ही लेते हैं ये कौन है। तो ये तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं 11वीं सेंचुरी में। इनके गुरु ने इनको टाइटल दिया था एम्पेरम अनार, जिसका मतलब है कि तुम सबसे आगे हो, ठीक है, हम सबसे आगे हो। कंट्रीब्यूशन इन्होंने फिलोसफर के तौर पर इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस दिए हैं? तो ये अलवर्स जो है, अलवर्स कौन है? तो नयनार्स और अलवर्स दो लोग हैं ना, तो अलवर्स से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, अलवर्स जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टाद्वैत दी, ठीक है। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया। इंस्पिरेशन इन्होंने किससे ली है? तो अन्नमाचार्य जी से, रामदास से, त्यागराज से, कबीर से, मीराबाई से, इनसे इनको इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। इन सारे लोगों को श्री रामानुजाचार्य जी से इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। फिर है 9 स्क्रिप्चर्स इन्होंने लिखे हैं, नवरत्न जिनको बोला जाता है, जिसमें श्री भाष्य, गीत भाष्य, वेदार्थ संग्रह, ये सब इन्होंने लिखा है, ठीक है। करेक्ट प्रोसीजर इन्होंने बताया कि टेम्पल रिचुअल कैसे होना चाहिए, इसका भी इन्होंने करेक्ट रिचुअल जो करेक्ट प्रोसीजर बताया है।
अब ये सोशल इक्वलिटी को भी बहुत मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हर कोई मंदिर में जा सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, ठीक है, कोई आपका किसी भी कास्ट का हो, हर कोई मंदिर में जा सकता है। ठीक है, इन्होंने रॉयल कोर्ट से पूछा कि इन्होंने रॉयल कोर्ट से कहा कि भाई हर किसी को इक्वल ट्रीट करो। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कंसेप्ट इन्होंने ही दिया है। इन्होंने त्रिकुलाथर एक क्लास बनाई है, जिसको बोला जाता है कि बॉर्न डिवाइन है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप भगवान को डिवोशन करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, मोक्ष खुद मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो आपका स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इन दोनों के बीच डिफरेंस है। तो स्टैचू ऑफ पीस अलग है, स्टैचू ऑफ पीस जो अभी यहाँ पर अनवेल हुआ श्रीनगर में, ठीक है, वो अलग है। और एक जो स्टैचू ऑफ पीस है वो पीएम ने हमारे 2020 में राजस्थान में बनाया है, वो श्री आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर का था। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा स्टैचू है, सबसे लंबा, वो सरदार पटेल जी का है। ठीक है, आपको पता होगा। अच्छा जी, अब ये जो फिलॉसफी दी है विशिष्टाद्वैत श्री रामानुजाचार्य जी ने, इस फिलॉसफी को भी जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो अगर हमारे भगवान जी हैं, सुप्रीम गॉड हैं, वो अलग अलग भी रहते हैं तब भी यूनाइट रहेगी। भगवान जी से अगर हम अलग भी हैं फिर भी हम उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा सुप्रीम रियलिटी है सगुण ब्राह्मण। ठीक है, एक पर्सन जो है उसके बहुत सारे ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड, मतलब ब्रह्मा सोल है, जीव जगत दोनों अलग अलग है बट वो आपस में रिलेटेड है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, नॉन डुअल होल है। ठीक है, अलग अलग हैं बट एक है, ऐसा इन्होंने कहा है। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट है संत तुकाराम जी। तो अब हम संत तुकाराम जी से मिलते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए आ गए हैं क्योंकि संत तुकाराम शिला मंदिर जो है ये रखा जा रहा है, शिला रखी जा रही है। कहाँ पर? तो ये देहू एक महाराष्ट्र में प्लेस है, वहाँ पर ये जो है संत तुकाराम शिला रॉक जो है मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। ये कौन है? तो हम इनको तुकोबा भी बोलते हैं, तुकाराम बोलहोबा अंबिले भी बोलते हैं। ये संत भक्ति मूवमेंट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। शिवाजी महाराज जो हैं वो ग्रेट एडमायरर थे इनके। महात्मा गांधी ने भी इनकी पोइट्री को पढ़ा और ट्रांसलेट किया है जब वो एरवाड़ा सेंट्रल जेल में थे। अच्छा, इन्होंने क्या क्या लिटरेचर में लिखा है? तो इन्होंने अभंग पोइट्री को कंपोज किया है जो कि मराठी में थी, जिसमें फोक स्टोरीज को स्पिरिचुअल थीम के साथ में जोड़ा था इन्होंने। सॉन्ग्स इन्होंने डिवोट किए हैं विठोबा जी के लिए, जिसको विट्ठल भी बोलते हैं, ये हमारे विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। तुकाराम गाथा भी कंपोज की गई है मराठी लैंग्वेज में। अच्छा, सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने क्या किए? तो इन्होंने कास्ट हायरार्की को डिनाई किया। इन्होंने कहा नहीं, कास्ट हायरार्की नहीं होनी चाहिए। इन्होंने रिचुअल्स को अपोज किया है। इन्होंने बरकरी ट्रेडिशन को और ज़्यादा बढ़ाया और इन्होंने बारी पिलग्रिमेज को स्टार्ट किया था। अब ये बरकरी आखिर क्या है? ठीक है, बरकरी मीन्स कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप है लोगों का जो कि लॉर्ड विठोबा के मंदिर जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में है, वहाँ पर तीर्थ करने जाता है तो उसको बरकरी बोलते हैं। ये जो यात्रा है ये स्टार्ट होती है पंढरपुर की, ये स्टार्ट होती है अलग अलग सिटी और टाउन से। महाराष्ट्र के जो सिटी टाउन है ये कौन कौन से? तो जलगांव है, पैठान है, दौलताबाद है, अलंदी है, देहू है। यहाँ से ये जो यात्रा है ये स्टार्ट होती है और चलते जाते हैं पंढरपुर तक। ठीक है, हर सिटी और टाउन जो है ये कोई ना कोई संत से जुड़ा हुआ है जो महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट में थे। ठीक है, जैसे कि मुक्ताबाई, एकनाथ, जनार्दन स्वामी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई जो है उनके से रिलेटेड ही ये जो टाउन और सिटी हैं। ठीक है, अब संत तुकाराम महाराज गाथा टेम्पल कहाँ पर है? तो ये देहू में है, देहू है पुणे में। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। और रिवर कौन सी है इसके आसपास? इंद्रायणी रिवर आपको याद रखनी है। अच्छा जी, अब बहुत भक्ति भावना में डूब गए हैं तो थोड़ी लड़ाई कर ली जाए। हाँ, अब देखते हैं एक वॉरियर से मिलकर आते हैं। ठीक है, ब्रेव वॉरियर लचित बरफुकन। ये कौन है, क्यों है न्यूज़ में? चलो जानते हैं। तो अभी हुआ ये है कि ये 400 साल के हो जाते अगर ये अभी ज़िंदा होते, बट बहुत सैड न्यूज़ ये है कि अभी हमारे साथ नहीं है। बट अगर ये ज़िंदा होते तो 400 साल के हो जाते। मतलब क्या कि इनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इसके लिए 3 दिन का लॉन्ग सेलिब्रेशन किया गया था न्यू दिल्ली में। कौन है ये? तो 17th सेंचुरी के ये कमांडर ऑफ अहोम फोर्सेस हैं। ये 5 बरफुकान जो थे उनमें से एक यही हैं जिनको चूज़ किया था
चरद्वाज सिंघा ने, जो अहोम किंग थे। और अगर बात करें तो बैटल ऑफ सरायगढ़ में इन्होंने मुगल्स को हराया था। इनका जो रिमेन्स है वो लचित मैदान में मिलते हैं। ठीक है, फाउंडर हैं ये अहोम डायनेस्टी की, इसको ये बिलोंग करते थे। तो अहोम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शाओलुंग शियू का फा। ठीक है, ये 13वीं सेंचुरी टू 19वीं सेंचुरी तक ये डायनेस्टी चली थी। अब इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम, चाओ लुंग सियो का फा। ठीक है, ये शान प्रिंस थे मोंग माओ के, जो कि असम में आए थे म्यांमार से। फिर है शुदंग फा, ये इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था। मेजर सिटीज़ कौन सी हैं अहोम डायनेस्टी के अंडर? तो है चराइदियो। ठीक है, ये गुवाहाटी के ईस्ट में है, ये पहले इनकी कैपिटल बनी। फिर है कैपिटल सिटीज़ दूसरी चरगुआ, फिर है गढ़गांव, रंगपुर, जोरहट। जोरहट बहुत फेमस है, किसी एक चीज़ के लिए बताओ किसके लिए फेमस है? चाय के लिए तो नहीं है कहीं? बताओ ज़रा। फिर है बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी इन्होंने ब्लेंड किया है। कल्चर की बात करें तो ये मूगा वॉर्म्स को रेयर करते थे, पालते थे। मूगा वॉर्म्स क्या करती हैं? मूगा ककून से ककून बनाती हैं और उससे फिर जो है धागा बनता है। ठीक है, पोइट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स मिलती थी। बुरंजीज जो हैं वो क्या है? क्रॉनिकल, जो कि प्रोज ट्रेडिशन में लिखे जाते थे। इलेबोरेट मैदान होते थे जहाँ पर बुरियल टॉम्स बनाई जाती थी और बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए जाते थे शिव डोल, देवी डोल, विष्णु डोल में। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो अहोम लैंग्वेज यहाँ पर चलती थी, वो उसके अंदर असामीज़ भी चलने लगी और संस्कृत का भी काम जो है उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था इनके टाइम में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अहोम किंग जो है उनको स्वर्गदेव भी बोला जाता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पत्र मंत्री बोलते थे। बोर बरुआ जो हैं और बोरफुकान जो हैं, बोरबरुआ मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड होते थे और बोरफुकान मिलिट्री एंड सिविल हेड होते थे। ठीक है, इन्होंने ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो था भुइयान का, वो रिप्लेस किया है। अहोम आर्मी के पास में इन्फेंट्री, नेवी, आर्टिलरी, एलिफेंट्री, कैवलरी, स्पाइस सब होते थे। अहोम सोल्जर जो हैं गुरिल्ला वॉर फाइटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सोसाइटी अलग अलग क्लैंस और खेल्स में डिवाइड होती थी, जिसको एक खेल जो है अलग अलग बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। बहुत सारे एलिमेंट जो हैं हिंदुइज्म के इसमें अडॉप्ट किया गया, जैसे कि वर्ण सिस्टम। शुरुआत में तो ट्राइबल गॉड्स की पूजा होती थी, फिर बाद में हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट किया गया। अहोम रूल जो है वो एंड हुआ कब हुआ? जब असम को अनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ एंडावो के अंडर 1826 में। अब मिलते हैं द ग्रेट पर्सनालिटी राजा राम मोहन रॉय से, जो कि जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं। अगर ये अभी तक जिंदा होते तो 250 साल के होते, इसीलिए ये सेलिब्रेशन हुआ है। मतलब कि 250th बर्थ एनिवर्सरी इनकी अभी सेलिब्रेट हुई है। पर्सनल लाइफ की इनकी बात करें तो 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके फादर थे रामाकांत रॉय और इनकी मम्मा थी तारिणी देवी। ठीक है, पैदा हुए हैं जिस गांव में, उसका नाम था राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन तो प्राप्त की ही है, साथ ही साथ में वेदा, उपनिषदा, कल्पसूत्र और दूसरे जैन टेक्स्ट तांत्रिक वर्ग को भी इन्होंने पढ़ा है। ठीक है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी इनको काफ़ी नॉलेज थी उसकी। पॉलीगॉट मतलब कि इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत एंड इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी। करियर की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की तरह इन्होंने एंट्री की और बाद में इनको दीवान की पोस्ट पर प्रमोट किया गया था। बट इनको मेनिंगिटिस हो गया था 1833 में, जब ये ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में रह रहे थे तब इनको मेनिंगिटिस हो गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, बहुत सारी डेजिग्नेशंस राजा राम मोहन राय को मिली हैं, जैसे कि राजा का टाइटल इनको मिला है, अकबर II ने 1831 में ये टाइटल दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको भारत पथिक बोला था। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किए हैं, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 इनके द्वारा ही लाया गया है। द गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंक हैं, उन्होंने कहा कि अब सती की प्रैक्टिस बैन की जाती है और इसमें एफर्ट्स किसने लगाए थे? तो हमारे राजा राम मोहन रॉय ने ही एफर्ट्स लगाए थे। इक्वल राइट्स ऑफ वीमेन की भी इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा चाइल्ड मैरिज बहुत गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। पॉलीगैमी को भी इन्होंने अपोज किया था।
एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन को और मॉडर्नाइजेशन करने की बात की थी। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न करिकुलम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। इन्होंने संस्कृत कॉलेज को भी अपोज किया था। इन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। हिंदू कॉलेज को इन्होंने बनाया था 1817 में डेविड हेयर के साथ में मिलकर, ठीक है। और एंग्लो वैदिक स्कूल 1822 में बनाया। वेदांता कॉलेज जो है 1826 में बनाया। ग्रेट जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन 1830 में बनाया था अलेक्जेंडर डफ के साथ में मिलकर, जिसको बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी बोला जाने लगा। अच्छा, इन्होंने कुछ और भी काम किए हैं जिसको भी हम देखते हैं। जैसे कि इन्होंने 1823 में क्या किया, इन्होंने एक मोनोथिस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म को जो है बनाया था, जिसको ब्रह्मो सभा बोलने लगे। 1833 में इनकी जब डेथ हो गई, इसके बाद में ब्रह्मो सभा को की जो पहचान थी वो इतनी खो गई थी। और 1842 में फिर इसको फ्रेश इसमें जान डाली गई जब देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको लीड किया। 1857 में केशव चंद्र सेन ने इसको ज्वाइन किया। 1861 में ब्रह्मो समाज जो है लाहौर और मद्रास में भी इस्टेब्लिश हो गई। 1866 में पहली इसका डिवीज़न हुआ, क्योंकि ब्रह्मो समाज जो है वो केशव चंद्र जो सेन है और उनके अंडर एक चली गई और एक ओल्ड ब्रह्मो समाज बन गई, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज इसको बोला जाने लगा। 1872 में फिर से इसमें चेंज आया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपनी 14 साल की लड़की जो थी उसकी शादी करा दी थी महाराजा कूच बिहार के साथ में। और उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई आपस में कि आप जो बातें करते हो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, बट आपने चाइल्ड मैरिज कराई है। तो फिर क्या हुआ कि फिर और इसमें टूट फूट मची और फिर एक और नया सेक्ट बना, दैट इज़ साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब इन्होंने, अच्छा हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो इन्होंने रिलीजियस कंट्रीब्यूशंस क्या दिए, तो ये एक हिंदू रिफॉर्मर थे। इन्होंने एक यूनिटेरियन रिएक्शन दिया हिंदू शास्त्रार्थ के लिए, ठीक है। आत्मीय सभा बनाई गई 1814 में, ठीक है, जिसमें ये मोनोथिज्म की बात करते थे। ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाई, वो तो हमने देख ही लिया है। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं कि ये एक यूनिटेरियन वर्जन देते थे एंटायर बॉडी ऑफ स्क्रिप्चर्स की। इन्होंने कहा ओल्ड न्यू जो भी कंट्रोवर्सीज हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की, उसको सुलझाया जाए और सिर्फ एक स्क्रिप्चर होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस थी, ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने काम किया। इन्होंने संवाद कॉमेडी जो है 1821 में फाउंड की थी। ये बंगाली वीकली थी जो कि इंडियन लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर थी। मिरातुल अकबर जो है वो भी इन्होंने फाउंड किया 1822 में, इंडिया का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था, ठीक है। फिर इन्होंने इसको वीकली बेसिस पर फ्राइडे को पब्लिश करते थे। 1823 में इसको पब्लिकेशन से रोका गया क्योंकि लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट जो है वो आ चुका था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए इन्होंने। ब्रिटिश जो है वो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये चीज़ इन्होंने एक्सपोज की थी, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी ये लेकर आए। इन्होंने पब्लिकली ये तो डिमांड नहीं की कि हमें भारत के लिए आज़ादी चाहिए, बट इन्होंने कई सारे सिविल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने कहा कि जो यूरोपियंस बोलते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई सुपीरियर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है, अब हम किससे मिलने चल रहे हैं, तो अब हम मिलने चलेंगे श्री अरबिंदो जी से। अच्छा, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इनकी 150th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। श्री अरबिंदो जी की बात करें तो ये 20th सेंचुरी के एक बंगाली पोइट हैं, फिलोसफर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं और रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, ठीक है। अरविंदो घोष तब इनका नाम था। एजुकेशन इनको मिली है दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से। सेंट पॉल स्कूल ऑफ लंदन जो है वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ाई की और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ाई की। आईसीएस एग्जामिनेशन, भाई आप जो अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बन चुके थे, 11th रैंक लेकर आए थे, तो इनकी तरह बनो भाई, राइट। तो 11th रैंक लेकर आए बट इन प्रोवेशन को क्लियर नहीं कर पाए थे। देखो, ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने मास बेस्ड मूवमेंट जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए उसकी डिमांड की थी। अभी आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल कोस्ट है पोंडिचेरी में, वहाँ पर अरोविले एक जगह है, एक मॉन्यूमेंट है, वो लोकेटेड है, ठीक है। श्री अरबिंदो जी के विजन को ये इंस्पायर करता है, उससे इंस्पिरेशन ये लेता है, ठीक है। इसको फाउंड किया है द मदर ने। अब श्री अरबिंदो जी के अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, इन्होंने अनुशीलन समिति 1902 में बनवाने में हेल्प की थी, इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम लिया जाता है। सूरत सेशन जब हुआ था 1907 में, तब ये जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ में थे, इन्होंने ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया था। स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो 1914 में इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी जिसका नाम था आर्या, ठीक है।
और इसी मैगजीन की वजह से फिर श्री अरविंदो आश्रम बना 1926 में मिर्रा अल्फाजा के साथ में। मिर्रा अल्फाजा ने ही अरविले जो है वो बनाया है। 5 ड्रीम्स क्या थे श्री अरविंदो जी के 15 अगस्त 1947 को? तो इन्होंने कहा कि स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है, हम इवोल्यूशन करना चाह रहे हैं, मैन को और रेस करना चाह रहे हैं, उसकी मैन की हायर और लार्जर कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हमें इंडियन स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इससे हम कई सारी साइकिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को गाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड यूनियन की बात इन्होंने की थी, रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ एशिया की बात की थी, और इंडिया की यूनिटी की भी बात इन्होंने की थी। इन्होंने इंटीग्रल योगा के कंसेप्ट को डेवलप किया था। इन्होंने कई सारे लिटरेचर में भी काम किया, जैसे कि इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये लिखा है, इंदु प्रकाश में ही लिखते थे 1893 से 94 में, जिसमें मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की उसको ये क्रिटिसाइज करते थे। वंदे मातरम एक इंग्लिश डेली ये लिखते थे। कर्मयोगिन इंग्लिश न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखा है, और धर्म एक बंगाली वीकली भी लिखते थे। जुगांतर पत्रिका में ये आर्टिकल्स भी लिखते थे, जिससे कि रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उनको ये और ज़्यादा इंस्पायर कर सकें। एक भवानी मंदिर पैम्पलेट भी इनकी वजह से ये जो है पब्लिश करते थे। ये इन्होंने स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की, और कई सारे स्क्रिप्चर जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, इसको ये ट्रांसलेट भी करते थे, ठीक है। उसको ये पढ़ते थे, जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट थे जो कालिदास, विभूति भारत हरि ने लिखे हैं, उनको भी इन्होंने पढ़ा था। दूसरे बुक्स इन्होंने क्या लिखी हैं, जैसे एसेज ऑन द गीता लिखी है, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस लिखा है, योगा पर सिंथेसिस लिखी है, ह्यूमन साइकिल लिखी है, आइडियल ह्यूमन यूनिटी लिखी है, और सावित्री जो है मोस्ट फेमस बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये एक्सटर्नल है, और इसकी वजह से और जो सोशल डिग्रेडेशन ये फैल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि श्री रामानुजाचार्य की टीचिंग्स जो हैं उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ये जो है नॉन वेदांतिक फिलॉसफी है स्वामी विवेकानंद की, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और ये फर्म बिलीवर थे सनातन धर्म के। अब मीटिंग हमारी चलेगी छत्रपति शाहू महाराज जी से। अभी हुआ ये है कि 6 मई 1922 को डेथ सेंटिनरी मनाई गई है किंग शाहू महाराज जी की, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो ये कौन थे? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था इनका। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक डिसेंडेंट थे, जिन्होंने मराठा एम्पायर को फाउंड किया था। ओरिजिनली इनका नाम यशवंतराव गाडके था, बट इन्होंने भोंसले डायनेस्टी में इनको अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद में ये कोल्हापुर के रूलर बने थे 1894 में। मेजर इवेंट्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं इनसे? तो बेडोक्टा कंट्रोवर्सी जो है वो इनसे रिलेटेड है। बेडोक्टा का मतलब होता है वैदिक रिलीजियस राइट्स, जो कि राइट ऑफ दी ट्वाइस वन कास्ट के लिए था, कि ये जो भी दो लोग ट्वाइस वन कास्ट है वो ये उनका हक है। तो ये जो है पुराणोक्ता को अपोज करते थे, ठीक है, जिसमें कहा गया था, पुराणोक्ता में क्या कहा गया था कि जो शूद्र हैं वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। और वेदोक्ता में क्या कहा जा रहा था कि जो लोग जैसे कि हायर कास्ट है, ब्राह्मण हैं, या फिर जो आपके क्षत्रिय हैं, वही कुछ राइट्स कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट में ये थे, ठीक है। शाहू महाराज जो हैं वो बेडोक्टा को क्लेम करना चाहते थे, ठीक है। उनके रॉयल प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक शूद्र हैं तो वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो शाहू महाराज को शूद्र मानते थे इनके प्रीस्ट, और ये कहते थे कि नहीं, हम बेडोक्टा कर सकते हैं। अच्छा, बी आर अम्बेडकर से इनके क्या एसोसिएशन था? तो इन्होंने बी आर अम्बेडकर को पैसे दिए थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अच्छा, की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने में? इन्होंने क्या क्या किया? एजुकेशन की बात करें तो मिस क्लार्क के बोर्डिंग स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें इन्होंने फ्री प्राइमरी एजुकेशन जो है सबके लिए दी थी। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने विडो रीमैरिज को लीगल कर दिया गया था। इन्होंने कहा इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटर रिलीजन मैरिज है, वो भी लीगल है। इन्होंने लॉ फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट वीमन भी पास किया है। ये जो है ज्योतिबा फूले जी के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज को भी पैट्रोनाइज किया था, ठीक है, लेकिन बाद में ये आर्य समाज की तरह मूव ऑन कर चुके थे। शाहू महाराज जी जो हैं उन्होंने 50% पोस्ट की जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए दी गई थी। तो ये रिजर्वेशन देखो किस टाइम से चला आ रहा है। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने डेक्कन रैयत एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश की है, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स जो हैं नॉन ब्राह्मण्स के उसको सिक्योर किया जा रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए, जैसे कि स्पिनिंग और वीविंग मिल चलाई है, मार्केट प्लेस जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं एंड मैनी मोर थिंग। ठीक है, इन्होंने रत्नागिरी डैम की भी स्टार्टिंग की थी। अब हम मिलते हैं अलूरी सीताराम राजू से। ठीक है, ये कौन है? तो पीएम ने अभी लॉन्च किया है इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर इनका ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, एक पूरी साल जो लंबा सेलिब्रेशन होगा इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, ये जो है आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू एक फ्रीडम फाइटर थे। इनका एक ब्रोंज स्टैचू भी बनाया गया है। ये मोगालू में ये पैदा हुए हैं, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की वहाँ पर। ठीक है, इनको होली मैन माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके पास में कुछ हीलिंग पावर्स थी, कुछ इनके पास में बहुत अच्छी पावर्स थी, कुछ पावरफुल पर्सन थे ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनके पास में कुछ हीलिंग पावर थी। ठीक है, कुछ मैजिकल पावर्स थी। इनको मनियम बिरुदु भी बोला जाता है, मतलब क्या, फॉरेस्ट के हीरो। ठीक है, इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है रैम्पा रेवेलियन में। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी थे, कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे। ये मीटिंग जो है रेवोल्यूशनरीज के उसको अटेंड करते थे चित्तागोंग में। ठीक है, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिल रीजन जो रंपा और गोल्डम है वहाँ पर स्प्रेड किया था। ब्रिलियंट टैक्टिशियन थे जिन्होंने जोग्राफिकल कॉन्टूर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। गुरेला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट थे। अब देखते हैं रामपा रेबिलियन को, जो कि अगस्त 1922 से मई 1924 तक कैरी आउट हुआ। तो ये जो रामपा रिवोल्ट है इसको हम मनियम अपराइजिंग भी बोलते हैं। ये एक ट्राइबल रिवेलियन था। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ? तो मुत्तादार जो हैं वो एक्चुअल रूलर्स थे उस रीजन के। ठीक है, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको चैलेंज किया गया था क्योंकि उनको कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंडर फोर्सफुली लाया गया। वो अपने आप से आपस में इंडिविजुअली रूल कर रहे थे बट उनको ले आया गया था कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंडर। तो इससे उनकी जो सोशल प्रेस्टीज थी उसको एक धक्का लगा। अब एकदम से पोदू कल्टीवेशन जो है उसका डिक्लेरेशन हो चुका था। इसका पोदू कल्टीवेशन जो है, जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे क्योंकि ये ट्राइबल से, तो उसको इलीगल कह दिया गया। तो इससे भी एकदम से धक्का लगा इनको कि अरे ये क्या हो गया। नेक्स्ट है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके जो राइट्स थे कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते थे उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इससे भी इनको बुरा लगा। ट्राइबल्स को बेटी में जो है इंगेज किया गया फोर्सफुली। अब बेटी क्या है? फ्री और अनपेड लेबर, उसमें इनको इंगेज करा गया था। ये भी काफ़ी बड़ा एक जड़ रही लड़ाई की। तो अलूरी सीताराम राजू ने कहा कि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर हमारा अकेले का हक है, हम यहाँ पर हमेशा से रहते आए हैं, ये हमारा है। ठीक है, इस पर हमारा हक है। इन्होंने कहा कि अब लड़ाई करनी पड़ेगी और इन्होंने फिर लड़ाई लड़ी और ये ऑपरेशन जो है ये हुआ, रंपा रेबेलियन हुआ। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? तो इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद में पहला अटैक किस पर हुआ? तो चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन जो है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। फिर जितने भी अटैक हैं उनको कंक्लूड किया गया, एक ट्रेडमार्क लेटर साइन किया गया। राजू ने हिमसेल्फ अपने आप से ही ये ट्रेडमार्क लेटर साइन किया और उसके बाद में ये जो भी मूवमेंट था ये रुक गया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करते थे, ये पहले ही बता देते थे कि हमारे अटैक करने, तो ये डेट और टाइम पहले ही बताते थे, उसके बाद में जाकर अटैक करते थे और इनकी डेथ हो गई। ये जो शहीद हुए हैं 7 मई 1924 को शहीद हो गए थे ये। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कोमाराम भीम। ये कौन है? ये गौंड ट्राइबल लीडर थे तेलंगाना के। ये अलूरी सीताराम राजू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बिरसा मुंडा जी से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। इन्होंने स्लोगन दिया था जल जंगल जमीन। ठीक है, गुरेला आर्मी इन्होंने बनाई थी निजाम की आर्मी के अगेंस्ट में। ठीक है, अच्छा, और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो अभी न्यूज़ में रही, तो आचार्य चरक अभी न्यूज़ में रहे क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो महर्षि चरक शपथ है इसको मॉडिफाई किया जाए। तो मेडिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये शपथ लेनी पड़ती है, तो उसको अभी मॉडिफाई किया जाएगा, ऐसा रिकमेंडेशन दी है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। आचार्य चरक को प्रेरणाचार्य चरक भी बोला जाता है। ये कश्मीर में पैदा हुए और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में इनको याद किया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे और ये कोर्ट फिजिशियन थे किंग कनिष्क के। कनिष्क कहाँ के राजा थे बताओ? कश्मीर के ना, तो फिर उनके ही ये फिजिशियन थे। दूसरे स्कॉलर्स जो कि कनिष्क के कोर्ट में रहे तो सुमित्र रहे, अश्वघोष रहे, नागार्जुन रहे और पार्श्व रहे। उन्होंने माना कि ये माना जाता है कि उन्होंने चरक संहिता लिखी है, एक संस्कृत टेक्स्ट है आयुर्वेदा में। ठीक है, चरक संहिता लिखी है चरक ने, ऐसा माना जाता है। चरक संहिता जो है महर्षि भारद्वाज के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है,
जिनकी रूट हमें मिलती हैं अथर्ववेद में। ठीक है, अग्निवेश संहिता की बात करें जो ऋषि अग्निवेश ने लिखी है आयुर्वेदा में, उसको अभी मेंशन हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देवश्याम पिल्लई। तो ये जो है इनको सेंटहुड मिला है, वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च ने इनको सेंटहुड दिया है। ये पहले इंडियन लेमैन थे जिनको संत बोला है वेटिकन ने। देवश्याम जो हैं ये बॉर्न हुए थे 23 अप्रैल 1712 को नट्टालम ब्लेस कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये जो है मार्तांड वर्मा जो त्रावणकोर के थे उनके कोर्ट में इन्होंने सर्व किया है। ये कैथोलिक बन गए थे 1745 में। ठीक है, जब ये एक कैप्टन से मिले थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब उसके बाद में ये कैथोलिक बन गए 1745 में। बैप्टाइज ये हुए हैं 1745 में और इनको नाम मिला लेजारुस मतलब गॉड इज माई हेल्प। नेक्स्ट है छत्रपति संभाजी। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद जो सिटी हैं इनका नाम बदल दिया जाएगा। औरंगाबाद का नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव। औरंगाबाद जो है इसको पहले खड़की बोला जाता था। 1610 में मलिक अंबर ने इसको बिल्ड किया है। बाद में इसका नाम औरंगाबाद हो गया और ये औरंगजेब के हेडक्वार्टर बन गया। संभाजी जो है छत्रपति शिवाजी के एल्डेस्ट सन थे, बड़े बेटे थे। ठीक है, और सेकंड रूलर थे मराठा अंपायर के। इनको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों को, अपने जो प्रजा है उसको बचाने के लिए अपनी जान जो है कुर्बान कर दी थी। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि इन्होंने संस्कृत ट्रीटी लिखी है, बुद्ध भूषण राजनीति, नायिका वेद लिखा है, नक्श शिक्षा लिखा है, सतशतक लिखा है। ठीक है, ये बुक्स जितनी भी इन्होंने लिखी है ब्रज लैंग्वेज में लिखी हैं। नेक्स्ट पर्सन जो अभी न्यूज़ में रहे वो है दारा शिकोह। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अरेबिक वर्जन जो है मजमा उल बहरैन ऑफ दारा शिकोह इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, मजमा उल बहरैन किसने लिखा है? दारा शिकोह ने लिखा था। उसका अरेबिक वर्जन अभी रिलीज़ हुआ है। इसका मतलब है दो ओशियन जो है उनका उसका कन्फ्लुएंस। ये सिमिलैरिटी बता रहा है कि जो हिंदुइज्म है और इस्लाम है इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसको ये बुक बता रही है। दारा शिकोह एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के और ये जो है इनको एग्जीक्यूट किया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने इनको मार दिया था। इनको एक लिबरल मुस्लिम माना जाता है क्योंकि ये सूफ़ी मिस्टिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज़ को इनिशिएट इन्होंने किया। ठीक है, ये इन्होंने ट्रांसलेट किया है भागवत गीता को पर्शियन में। ठीक है, और 52 उपनिषद को भी इन्होंने पर्शियन में क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। अलग अलग इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने सफ़ीनत उल औलिया लिखा है, रिसाला ए हक नुमा लिखा है, शातियत लिखा है, हसानत उल आरिफिन लिखा है एंड मैनी मोर बुक्स इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है दादा भाई नारोजी। 1825 टू 1917 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। 2022 में इनकी 130th एनिवर्सरी जो है इलेक्शन की उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1892 में ये इलेक्ट हुए थे और ये पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन बने जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें इकोनॉमिकली वीक करते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। बॉम्बे एसोसिएशन के ये एक्टिव मेंबर रहे। बॉम्बे एसोसिएशन ये पहली एसोसिएशन थी वेस्टर्न इंडिया में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को कंसीडर करती थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी फाउंड किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडर भी ये रहे। रस्तगुफ्तार जनरल के ये एडिटर और फाउंडर हैं। इन्होंने पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जैसी बुक्स भी लिखी हैं। उदा देवी न्यूज़ में है, अभी इनका फ़ोटो हम देखेंगे। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि 16 नवंबर को कुछ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुए थे यूपी में, जिससे कि जो उदा देवी हैं इनको याद किया गया। ये रही इनकी फ़ोटो। उदा देवी एक दलित फ्रीडम फाइटर थी इंडियन रेबेलियन 1857 की। ये अवध में पैदा हुई थी यूपी के। ये रॉयल गार्ड ऑफ जो आपकी बेगम हजरत महल थी अवध की, उनकी एक रॉयल गार्ड थी। ठीक है, ये इन्होंने बहुत ही करेजियस बैटल जो है वो लड़ा था। ठीक है, लखनऊ में जिस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ सिकंदर बाग। ठीक है, उसको इन्होंने लड़ा था। नेक्स्ट है पिंगली वेंकैया, ये भी न्यूज़ में रहे। तो हमारा जो इंडिया है उसने होमेज पे किया है पिंगली वेंकैया को, क्योंकि ये जो पिंगली वेंकैया हैं इन्होंने हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर ये बॉर्न हुए थे। ये गांधीयन थे। ठीक है, ये गांधी जी को फॉलो करते थे, इंडिपेंडेंट इंडिया और स्पिरिट ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया इनके अंदर भी था। ये भी भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जो 1921 में इंडियन कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसके लिए नया फ्लैग इन्होंने तैयार किया था और जिसको अडॉप्ट किया है 1931 में।
इन्होंने एक टेम्पलेट सर्व किया, जो अभी हमारा आज का फ्लैग है वो इन्होंने नहीं बनाया, बट हाँ एक टेम्पलेट इन्होंने ज़रूर सर्व किया है। नेक्स्ट है बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। तो अभी ये इनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए न्यूज़ में है। ये बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो साइट्स हैं उस पर बहुत काम किया है, और महाभारत से रिलेटेड साइट्स पर भी इन्होंने काम किया है। पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया है, बहुत सारी साइट्स, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल भी रहे हमारे ASI के 1968 से 1972 तक, ठीक है। कई सारी यूनेस्को की कमेटी के भी ये पार्ट बने हैं, ठीक है। टेम्पल लाइक पिलर्स जो मिले हैं अयोध्या साइट के, वो भी इन्होंने ही फाउंड किए हैं। पद्म भूषण मिला था इनको 2000 में, और पद्म विभूषण 2021 में मिला था। कई सारी बुक भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि सरस्वती फ्लोज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड राम, हिज हिस्टोरिसिटी, मंदिर एंड सेतु, ठीक है, ये भी इन्होंने ही लिखी है। इसी के साथ में काफ़ी लंबी देर तक बैठकर हमने पढ़ाई की है, और हमारा ये सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने बहुत सारी जगह पर विजिट किया है और बहुत सारे लोगों से भी मिले हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर आपको इंटरेस्ट आया है, अच्छा लगा है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका वेट ना करें आप, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप खुद को और अपडेट कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कि आपको कैसा लगा, इंटरेस्ट आया कि नहीं, वीडियो कैसा है, आपको बताना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो वो भी आप बता सकते हैं।